सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले यूनिट 2 का पार्ट 3 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। तो हमने ऑलरेडी दो पार्ट्स इसी यूनिट के कर चुके हैं, जिसमें हमने 2017 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। जिसने नहीं देखा, आप मेरी प्लेलिस्ट में पीवाईक्यू के नाम से प्लेलिस्ट है, पीवाईक्यू एनालिसिस, वहां देख सकते हो। यूनिट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने पॉलिटिकल प्रोसेस और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कवर किया था। सो ये हमारा यूनिट 2 का आज लास्ट पार्ट होगा, जब हम 2023 के 2025 तक के क्वेश्चंस आज के क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। आपका जो जो यूनिट होता जा रहा है उसकी आप यहाँ से मेरे चैनल से पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आपने पढ़ लिया, अब आपको देखना है कि क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना देख सकते हो। जहाँ पे भी आपको लगे तो वीडियो पॉज करो, आंसर सोचो एंड रिज्यूम करके आप मेरा आंसर सुनो। सो लेट्स बिगिन यूनिट 2023 के मार्च के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आया था कि सोफी या फिर सोफिया इनमें से कौन सी बुक का करेक्टर है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, आपने सोच लिया होगा, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, जो कि किसकी बुक है, मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट की बुक है। एंड इन्होंने इस बुक में अपना एक करेक्टर दिया था सोफी या सोफिया के नाम से। बाकी आपको पता है रिपब्लिक प्लाटो की है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज माइकल फूको की है, ठीक है। एंड ह्यूमन कंडीशन आप ऑब्वियसली है ना, एरेंट की है, ठीक है। सो ये आपकी ये बुक्स हो गई। बाकी अब इस क्वेश्चन से ये क्या है, सोफी सोफिया क्या था, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैं विद एक्सप्लेनेशन पीवाईक्यू करवाती हूँ, इसलिए मैं इसको बोलती हूँ पीवाईक्यू एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि हमने क्वेश्चन देखा और सही आंसर देखा। हमने चारों ऑप्शन को एनालाइज किया और पर्टिकुलर ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देखा, ठीक है। सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छे लगेंगे। देन मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट की बुक है अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, 1792 में लिखी थी, जिसमें उन्होंने रूसो की जो एमिली बुक है, हाँ हमें बहुत बारी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया एमिली की से। तो जो रूसो का व्यू था ऑन वुमेन इन हिज बुक एमिली, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। वोल्स्टोनक्राफ्ट ने ये हाईलाइट किया अपनी बुक एमिली में, दैट इन द बुक एमिली, सॉरी अपनी बुक नहीं, रूसो की जो बुक थी एमिली, उसमें उन्होंने ये क्रिटिसाइज किया कि रूसो ने दो तरीके के करेक्टर्स बनाए थे। रूसो ने दो तरीके के करेक्टर्स कौन से थे, एक एमिली था द हीरो, जो उसका मेन करेक्टर था, हीरो का नाम एमिली होता था और हीरोइन का नाम सोफिया था, ठीक है। तो इसी करेक्टर को उन्होंने उठाया था अपनी बुक विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में, इसी करेक्टर को उठा के इन्होंने क्रिटिसाइज किया। एंड फ्रॉम दीज टू करेक्टर्स रूसो पोर्ट्रेट्स मैन एंड वुमेन वर एसेंशियली डिफरेंट, क्योंकि रूसो ने तो इन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन बता दिया था कि यार मैन अलग होता है, वुमेन अलग होती है, इन दोनों के करेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, मतलब बायोलॉजिकली भी डिफरेंट है और इनमें स्ट्रेंथ नहीं है वगैरह वगैरह। तो बेसिकली वुमेन को उन्होंने इंफीरियर दिखाया, किसने, रूसो ने। कौन सी बुक में, एमिली में, ठीक है। किसको, सोफिया को। एंड शुड बी एजुकेटेड ईच अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, और इवन वो एजुकेशन को भी बोलते हैं कि ऐसे करो कि उनके नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर इन द सेंस कि मैन को एजुकेशन दो, वुमेन को ना दो तो भी चलेगा। तो ऐसा उन्होंने दिखाया है रूसो ने अपनी बुक। दिस इज द पॉइंट अपॉन विच मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट डिसएग्रीज। तो जब मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट रूसो की ये बुक पढ़ती है, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि आप एज अ सोफिया को जो हीरोइन आपने बनाया है, उनको आपने एजुकेशन देने की बात नहीं की, उनको आपने इंफीरियर ट्रीट किया है अपनी स्टोरी में। तो यही स्टोरी को वो अपनी विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में रूसो को क्रिटिसाइज करते हुए बोलती है, और वुमेन के लिए भी एजुकेशन की बात करती है कि वुमेन को भी एजुकेशन दिया जाना चाहिए जैसे कि मेन को। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझ आया और स्टोरी सुनने में भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। चाहिए स्टोरी का भी पेपर में ना आए, पर आपने एक स्टोरी पता चल गई और आपको ये पता चल गया कि रूसो को इसने क्रिटिसाइज किया था। फ्रॉम whom among the following M.B. Foster has stated that his political thought represents more of a pagan rival than a Protestant religion? तो आप में से बहुतों ने इसका आंसर रट लिया होगा, जिन्होंने पीवाईक्यू प्रैक्टिस अगर अभी तक किए हैं तो एमबी फॉस्टर जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं बेसिकली इनमें से एक थिंकर को, और वो बोल रहे हैं कि जो इस थिंकर ने एक ऐसा रिलीजन दिया जो कि पैगन रिवाइवल, मतलब वो अपने रिलीजन के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू पैगन रिलीजन को रिवाइव करना चाहता था। पैगन रिलीजन क्या होता था, रोमन एम्पायर का रिलीजन होता था, जो कि नॉन क्रिश्चियंस होते थे, ठीक है। नॉन क्रिश्चियंस को जो रिलीजन था वो पैगन रिलीजन हुआ करता था। प्रोटेस्टेंट रिलीजन क्रिश्चियनिटी का होता था, ठीक है, जो कि बहुत मोरालिटी और एथिक्स में मानता था। और ये नॉन क्रिश्चियन रिलीजन बोल सकते हो या जूइश
नॉन जूइश बोल सकते हो या मुस्लिम रिलीजन बोल सकते हो, वो पैगन। पैगन इज मोर ऑफ अ प्रैग्मेटिक रिलीजन, जो कि बहुत किसमें लॉजिक में माने बेसिकली। ठीक है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो ये किसके लिए बोला था एम बी फॉस्टर ने इसको क्रिटिसाइज करते हुए? तो अगर आपको याद होगा, मैकियावेली जो थे वो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे, वो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट थे। ये क्वेश्चन बहुत बारी घुमा फिरा के पूछा जाता है कि आप मैकियावेली रिलीजन के अगेंस्ट थे? तो नहीं, मैकियावेली क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट है, नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन। सो यहाँ पे बात करें तो इसका आंसर होगा मैकियावेली। अब एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। आई होप आपको पैगन और प्रोटेस्टेंट रिलीजन क्या है वो समझ आया होगा, तब आपको एक्सप्लेनेशन और अच्छे से समझ आ जाएगी। सो मैकियावेली का जो पॉलिटिकल थॉट है उसमें वो जो पुराने जमाने का जो ऑर्थोडॉक्स प्राचीन क्रिश्चियन मोरालिटी है उसको वो ब्रेक करते हैं कि यार क्रिश्चियनिटी जो है बहुत लॉजिकली साउंड नहीं है। ठीक है, उसका अगर हम क्रिश्चियनिटी की मोरालिटी से चलने लगे तो फिर तो प्रिंस कभी अच्छे से काम कर ही नहीं पाएगा। और इसलिए वो बोलते हैं कि क्रिश्चियन मोरालिटी को छोड़ो और हमें क्लासिक पैगन वर्च्यूज की तरफ मुड़ना चाहिए। मतलब ऐसे वर्च्यूज जो कि लॉजिक वगैरह में मानते हो, जो कि पॉलीथेस्टिक रिलीजन बेसिकली आप बोल सकते हो। पॉलीथीस्ट मतलब एक होता है मोनोथीस्ट जो सिर्फ एक ही रिलीजन में माने, पॉलीथीस्ट मतलब जो बहुत सारे रिलीजन में मानता है, न्यूट्रल रहता है बेसिकली। ठीक है, जो जिसका रिलीजन का अच्छा है वो उसको प्रैग्मेटिकली लॉजिकली फॉलो करेगा। इन मोस्ट ऑफ हिज वर्क, इन द मोस्ट फेमस वर्क सॉरी द प्रिंस, मैकियावेली का जो वर्क था द प्रिंस, सबको पता है उनकी बुक का नाम, बहुत पॉपुलर बुक है। उसमें उन्होंने बोला था कि रूलर को अगर अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए, पावर को एक्वायर करने के लिए, मतलब सत्ता में आने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए, अगर प्रिंस को कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए। ठीक है, फिर उसमें वो एथिकल है या इमोरल है या अनएथिकल है वो मत देखो। ठीक है, अगर आपको अपनी सत्ता को मेंटेन करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो आप करो, जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेडिशनल क्रिश्चियन स्टैंडर्ड्स ही अपनाने हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल जो क्रिश्चियन स्टैंडर्ड्स होते थे वो बहुत मोरल और एथिकल होते थे। तो यहाँ पे वही बात लिखी है कि अनएथिकल, अगर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा मीन्स है जो आपने यूज किया अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए या पावर को एक्वायर करने के लिए, और वो ट्रेडिशनल क्रिश्चियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो जो मीन्स है वो अनएथिकल है और इमोरल है, तब भी आपको वो करना ही चाहिए, आपको यूज करना चाहिए वो मीन्स। देयरफॉर कुछ स्कॉलर्स जो थे इसी बात पे मैकियावेली को क्रिटिसाइज करते थे, जिसमें से एक स्कॉलर का नाम है एम बी फॉस्टर। और ये मैकियावेली का बताते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे एक बारी मैकियावेली के थॉट को वो बोलते हैं कि इन्होंने, मैकियावेली ने क्या किया था, ट्रेडिशनल क्रिश्चियन मोरालिटी को रिजेक्ट किया था, जो कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, प्रोटेस्टेंट रिलीजन जो था वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता था, उसको हम प्रोटेस्टेंट रिलीजन रिलीजन बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में। एंड ही फेवर्स अ मोर पैगन वर्ल्ड व्यू। ही कौन यहाँ पे, मैकियावेली, नॉट एम बी फॉस्टर। मैकियावेली जो है बहुत पैगन वर्ल्ड व्यू फोकस करते हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकलिटी में मानते हैं, स्ट्रेंथ में, ऑन कनिंग क्वालिटीज, मतलब बेसिकली लॉजिक। प्रैक्टिकल है ना वो इंसान मैकियावेली की, कुछ भी करो करो लेकिन। ठीक है, कनिंग हो, मतलब कनिंग मतलब क्लेवर होना, ठीक है, स्ट्रेंथ हो, तो ये सारी चीजें पैगन वर्ल्ड व्यू को दर्शाती हैं। ठीक है, आज के टाइम पे बहुत लोग आप में से भी पैगन होंगे, अब आपको समझ आ गया इसका मतलब, तो आपको पता है कि आप पैगन हो या प्रोटेस्टेंट हो, राइट। देन आवर सोल्स हैव बीन करप्टेड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, इसको हम रब कर देते हैं थोड़ा, और थोड़ा क्लीन लगे ताकि, हाँ। सो our souls have been corrupted in proportion to the advancement of our sciences and our arts towards perfection। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिस्कोर्सेज ऑन साइंस एंड आर्ट्स वाली बुक बताई थी, किसकी थी, रूसो की। एंड इस पूरे के पूरे कोर्स में साइंस और आर्ट्स वर्ड रिपीट हो रहा है। ऑब्वियसली ये डिस्कोर्सेज ऑन द साइंस एंड आर्ट्स ही इसका आंसर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है और हम सोचते हैं कि अच्छा ये तो बहुत ऑब्वियस आंसर है। अगर जो लोग ओवर थिंक करेंगे, यार नहीं है तो इतना इजी क्वेश्चन तो देंगे नहीं, और वो कुछ और इन तीनों में से टिक करके आ जाएंगे। और जो बिल्कुल नहीं सोचेगा, बिना सोचे समझे लगाएगा, तो कॉमन सेंस में यही आंसर निकलेगा। तो कभी कभी इजी आंसर निकल जाता है। और रूसो की ये बुक थी 1750 की, राइट। और आपको याद होगा ये साइंस और आर्ट्स के खिलाफ एक स्टेटमेंट जा रहा है, कि वो रूसो बोल रहे हैं कि हमारी सोल को जो करप्ट करता है ना वो साइंस एंड आर्ट्स है, और हमारी जो इच्छा है ना परफेक्शन की तरफ भागने की, नहीं हमें तो परफेक्ट होना है, परफेक्ट होना है, उस परफेक्शन के चक्कर में आप करप्ट हो जाते हो, अपने आप को खो देते हो। और ये जो साइंस का जब से ये बड़ा बड़ा बढ़ावा हुआ है या फिर ग्रोथ हुई है साइंस की, उसने भी लोगों को बहुत करप्ट किया है। ठीक है, लालची बनाया है। तो रूसो इज बेसिकली क्रिटिसाइजिंग इट, बिकॉज आपको पता होगा रूसो जो थे इनलाइटनमेंट टाइम के थिंकर थे, और वो इनलाइटनमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम आई थी उसको क्रिटिसाइज करते थे।
एक बार एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। 1750 में रूसो ने अपना एक फेमस एस्से लिखा, ये एस्से का नाम है नोटबुक, डिस्कोर्सेज ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, और जिसमें ये उन्होंने स्टेटमेंट बोली जो मैंने आपको समझाई। रूसो ने ये आर्ग्यू किया कि जो प्रोग्रेस हो रही है ना साइंस में और आर्ट्स में, जो प्रोग्रेस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसकी वजह से लोग जो है करप्ट हो रहे हैं, और अपना जो नेचुरल इनोसेंस है, गुडनेस है, मतलब हम एक हमारा जो अच्छापन है या जो हमारे अंदर जो मासूमियत है, वो हम साइंस और आर्ट्स की वजह से खोते जा रहे हैं। हर कोई भागने में लगा हुआ है परफेक्शन की तरफ, ठीक है। ये सजेस्ट दैट द परसुएट ऑफ परफेक्शन इन दिस फील्ड हैज लेड टू द डिक्लाइन इन मोरल एंड सोशल वैल्यूज, क्योंकि जब हम परफेक्शन की तरफ भाग रहे हैं और अपना हम मोरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज खोते जा रहे हैं, और हमें एक नेचुरल और सिंपल वे ऑफ लाइफ की तरफ जाने की जरूरत है, नहीं तो हम अपना वर्च्यूज जो है खो देंगे। अगर हम नेचुरल सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग बोलते हैं ना, तो नेचुरल तरीके से जियो, सिंपल तरीके से जियो, तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। तो आप वर्च्यूज जो है आपके खत्म हो जाएंगे अगर आप ऐसे नहीं जियोगे तो, राइट। नाउ अ वेरी इजी क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एरिस्टोटल का वर्क नहीं है। सो आपको बताना है कि एरिस्टोटल का कौन सा नहीं है, मतलब इसमें से तीन जो है एरिस्टोटल की बुक का नाम है, एक कोई है जो उसकी बुक नहीं है। आपने आंसर सोच लिया होगा, आई होप सो। पॉलिटिक्स एरिस्टोटल की है, निकोमेनिक एथिक्स है इसका पूरा नाम, ये भी एरिस्टोटल की वर्क है। इडियोमेन एथिक्स भी एरिस्टोटल का है। अपोलॉजी किसका है फिर? अपोलॉजी एरिस्टोटल का तो नहीं है, किसका है? प्लाटो का है। सो दैट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स लिखा, निकोमेनियन एथिक्स लिखा, इडियोमेन एथिक्स लिखा, और अपोलॉजी प्लाटो ने लिखा। इवन हम अब अपोलॉजी का नाम आया है तो इसका भी पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। ये अकाउंट ऑफ स्पीच है सॉक्रेट्स का मेक एट द ट्रायल इन विच ही इज चार्ज विद नॉट रिकॉग्नाइजिंग द गॉड्स, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। तो आपको पता है सॉक्रेट्स जो थे वो गॉड में नहीं मानते थे। वो कौन से गॉड में नहीं मानते थे? जो स्टेट, पूरा स्टेट जिन भगवान में मान रहा है उसमें सॉक्रेट्स नहीं मानते थे। तो प्लेटो ने क्या किया था? प्लेटो ने एक बुक लिखी थी अपोलॉजी। अपोलॉजी में सॉक्रेट्स के सारे डायलॉग्स, उनकी सारी थिंकिंग, उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया था, ठीक है। और सॉक्रेट्स क्या करता है? सॉक्रेट्स नई डाइटीज, न्यू डाइटीज को इन्वेंट करता है, कि नए भगवान का निर्माण करता है। वो मतलब लीग से हटके चल रहा है, मतलब वो भीड़ का हिस्सा नहीं है कि हर कोई जिसमें मान रहा है मेरे को भी उसी भगवान में मानना है, नहीं। उसने खुद का नया भगवान बनाया, ठीक है। एंड करप्ट द यूथ ऑफ द एथेंस, और उस पर ये आरोप लगाया गया सॉक्रेट्स पे, जिसकी वजह से उसको फांसी भी, फांसी नहीं, थोड़ी जेल हुई थी, ठीक है। और फिर वहां पे उसने पॉइजन खाया था और खुद ही उन्होंने अपने वो मर गए थे, ठीक है। डाइट, डाइट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो मर गए थे, वो पूरी की पूरी अलग स्टोरी है, ठीक है, कि सॉक्रेट्स कैसे मरे, उन्होंने खुद ही पॉइजन खा लिया था, जेल में थे एंड ऑल दैट स्टफ। तो उन पर ये आरोप लगाया गया था और उसकी वजह से उनको सजा मिली थी कि जो लोग हैं एथेंस के, जो यूथ है, उनको ये करप्ट कर रहे हैं। कौन? सॉक्रेट्स करप्ट कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी अपोलॉजी बुक में बताई गई है बहुत अच्छे से, क्योंकि सॉक्रेट्स की खुद की भी कोई ओरिजिनल राइटिंग नहीं है। जो भी हमें सॉक्रेट्स के बारे में पता चलता है वो प्लेटो के कामों से ही पता चलता है। देन सॉक्रेट्स ने कभी भी हावर इज बाय नो मीन्स एन अपॉलजी इन आवर मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। अपॉलजी का मतलब आज के टाइम में क्या होता है? सॉरी बोलना, अपने आप की गलती को मानना, ठीक है, आई अपोलोजाइज। तो ये वो वाला अपोलॉजी नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो उसको आपको उससे रिलेट नहीं करना है कि आप किसी को अपोलोजाइज कर रहे हो, किसी से माफी मांग रहे हो, तो ये वो वाला अपोलॉजी नहीं है। द नेम ऑफ द डायलेक्ट डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अपॉलजिया। यहाँ पे ये ग्रीक वर्ड है अपॉलजिया, वहां से ये वर्ड लिया गया है, जिसका मतलब होता है डिफेंस और स्पीच मेड इन डिफेंस। मतलब आप जब आर्ग्यूमेंट करते हो, जब आपको अगर मान लो जेल हो गई, फिर आपको कोर्ट में आपकी पेशी हुई, तो आपने आपको डिफेंड करने के लिए आपने जो भी चीजें बोली वो, उसको ग्रीक में हम अपोलॉजी बोलेंगे। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि मतलब अपने डिफेंड में चीजों को बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट, इटर्नल एंड फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू प्लेटो। इनमें से क्या चीज है जो एकदम परफेक्ट है? इटर्नल, इटर्नल मतलब सालों साल जिंदगी भर चलेगी। फिक्स्ड है, ठीक है, वो बदलेगी नहीं कभी, हमेशा रहेगी। और परफेक्ट है, क्या है? मैटर, आइडियाज, रॉ मटेरियल या डार्कनेस। अगर आपको याद हो तो प्लेटो को आइडियलिस्टिक थिंकर बोलते हैं, ठीक है, जो हमेशा मतलब बियॉन्ड द वर्ल्ड बातें करता है, आइडियाज की बातें करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? आइडियाज। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। वैसे तो आपको जरूरत नहीं है, प्लेटो को ऑलरेडी सबको ही पढ़ चुका है। इवन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी प्लेटो को बहुत डिटेल में समझाया गया है कि आइडियाज प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या है। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो आइडियाज है वो परफेक्ट होते हैं, इटर्नल होते हैं, इमिटेबल होते हैं और फिक्स्ड होते हैं। और ये दिस इज बिकॉज प्लेटो बिलीव दैट द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ये भी स्टेटमेंट आ चुका है पीवाईक्यू में कि आइडियाज का वर्ल्ड अलग होता है और जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड यानी कि मैटर, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में जो हमारा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ठीक है, वो अलग है, और ये आइडियाज एकदम अलग वर्ल्ड है,
ठीक है, दो अलग अलग वर्ल्ड की ये बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में रिलेट नहीं करते अकॉर्डिंग टू प्लेटो। एंड दिस इज द ट्रू रियलिटी। और हमारी ट्रू रियलिटी क्या है, वो आइडियाज वाला जो वर्ल्ड है ना, जो हमने दुनिया बना ली अपने आइडियाज की, वो ट्रू रियलिटी है। बल्कि हम जिस फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो हमारी रियलिटी है ही नहीं, वो सच्चाई है ही नहीं, हमको पागल बनाया जा रहा था इतने टाइम से। तो ऐसा प्लेटो का बोलना था। वेयर जो फिजिकल वर्ल्ड है वो सिर्फ एक इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, मतलब वर्ल्ड ऑफ आइडियाज का ही एक एक इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। प्लेटो बोलते थे वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में अल्टीमेट रियलिटी होता है, ट्रुथ होता है, एंड दीज आइडियाज आर परफेक्ट। ये जो आइडियाज होते हैं वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में, आइडियाज परफेक्ट होते हैं, ये हमने पढ़ भी लिया ऊपर। एंड दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू चेंज, वो कभी बदलते नहीं है, ना वो कभी डिक्लाइन होते हैं। और फिजिकल वर्ल्ड जो है वो चेंजिंग होता है, इम्परफेक्ट होता है, और वो वर्ल्ड जो है बदलता रहता है। ठीक है, इसलिए हम उसको, क्योंकि जो वर्ल्ड बदलता रहे, वहां पे चीजें चेंज होती रहे, तो वो उसको हम अल्टीमेट रियलिटी नहीं मान सकते। अल्टीमेट रियलिटी वही होती है जो परफेक्ट होती है, जो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो अल्टीमेट रियलिटी हम इसलिए फिजिकल वर्ल्ड को नहीं मान सकते। और प्लेटो बोलते थे कि हाईएस्ट लेवल ऑफ रियलिटी और नॉलेज जो है हमें वर्ल्ड ऑफ आइडियाज से ही आता है, और अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस यही है, क्या है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज ही हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ है, अल्टीमेट रियलिटी है। ब्यूटी का कॉन्सेप्ट भी आपको एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला होगा, जो ब्यूटी का लाइन लिखी हुई थी वो प्लेटो की थी, एंड गुडनेस की बात वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिटिक्स जो है वो एनालिटिक्स किससे रिलेटेड है, कौन से थिंकर से ये रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कन्फ्यूशियस। एनालिटिक्स क्या थे, कोई बुक थी क्या, नहीं। एनालिटिक्स में क्या था, क्या एनालिटिक्स कन्फ्यूशियस ने लिखा था क्या, नहीं। कन्फ्यूशियस के जो डिसाइपल्स थे, मतलब उसके जो फॉलोअर्स, जो कन्फ्यूशियस को भगवान की तरह ट्रीट करते थे, उनके फॉलोअर्स, ठीक है, उन्होंने एक बुक, एक कलेक्शन बोल सकते हो आप, बुक भी नहीं, कलेक्शन ऑफ इट्स स्टोरीज, जो कन्फ्यूशियस के आइडियाज हैं, उनसे रिलेटेड जो कहानियां हैं कन्फ्यूशियस की, ठीक है, उनसे रिलेटेड फ्रेजेस, डायलॉग्स, ये सारे कंपाइल किए थे उन्होंने एक वर्क एनालिटिक्स में। किसने, उनके फॉलोअर्स ने। तो ये एनालिटिक्स वो है। तो जो बातें मैंने आपको यहाँ बताई वो यहाँ लिखा हुआ है कि एनालिटिक्स जो है उनके डिसाइपल्स ने कंपाइल की थी आफ्टर हिज डेथ। तो जब कन्फ्यूशियस की डेथ हो गई उसके बाद उन्होंने उनकी याद में एनालिटिक्स लिखा 479 BCE में। और एक कलेक्शन है फ्रेजेस का, हिस्टोरिकल टेल्स, टेल्स यानी कि स्टोरीज, जो पुरानी कहानियां थी कन्फ्यूशियस से रिलेटेड, वो उन्होंने लिखी इसमें। उनकी लर्निंग के बारे में, उनकी मोरालिटी कैसी थी, रिचुअल डेकोरम के, मतलब वो कन्फ्यूशियस रिचुअल्स के बारे में क्या बोलते थे, उनका मोरालिटी के ऊपर क्या व्यू पॉइंट था। और फिलहाल पीटी का जो कॉन्सेप्ट है कन्फ्यूशियस का, वो भी इन्होंने इस एनालिटिक्स में कंपाइल किया है। अच्छा, जिसको नहीं पता फिलहाल पीटी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, मतलब अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने पेरेंट्स का सम्मान करना और उनकी केयर करना, इसका ये मूल मंत्र था कॉन्फ्यूशियस का। और उनको चाइनीज में वो फिलहाल पीटी बोलते हैं। तो अब आपको बताना है कि इसमें मैकियावेली से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है जो उन्होंने द प्रिंस में लिखी थी। ठीक है, सो ये आपके सामने आपके चार ऑप्शंस है मैकियावेली से रिलेटेड। पहला, कि जो बुक है, बुक कौन सी, द प्रिंस, वो लिखी गई है विद डेमोक्रेटिक स्पिरिट। दूसरा, डुअल मोरालिटी की बात बुक में की गई है। तीसरा, ये एंटी सेकुलर है ये बुक। और चौथा, द बुक हैज सपोर्टेड अ सिटीजन आर्मी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डुअल मोरालिटी की तो बात की है, जो कि वो प्रिंस को बोलते हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में मोरालिटी अलग हो सकती है, और मतलब पर्सनल लाइफ में मोरल रहो, वो अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक लाइफ जब आप एज अ किंग बन जाते हो, तो आपको अपनी जनता के सामने कोर्शन या फोर्स यूज करना पड़े, या इमोरल भी होना पड़े, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो आप हो सकते हो। तो इसलिए डुअल मोरालिटी, पर्सनल लाइफ में मोरल होना, और पब्लिक लाइफ में भी मोरल रहो, लेकिन अगर इमोरल होना पड़े तब भी झिझकिचाओ मत, मतलब हिचकिचाओ मत। ठीक है, तो बी तो सही है। और डेमोक्रेटिक स्पिरिट में तो ऑब्वियसली ये नहीं थी कि डेमोक्रेसी की वो कुछ बात कर रहे हैं। एंटी सेकुलर भी नहीं थी। मैंने आपको क्या बोला, मैकियावेली क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट थे, नॉट अगेंस्ट रिलीजन। अगर मैकियावेली पूरे के पूरे रिलीजन के अगेंस्ट होते तो हम उसको बोल सकते थे कि ये एंटी सेकुलर है। पर उन्होंने खुद ये बात बोली थी अपनी बुक में कि मैं क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट हूँ, और मैं खुद एक सेकुलर पर्सन हूँ, जो कि मैं हर रिलीजन में मानता हूँ। तो ये एंटी सेकुलर नहीं थी। तो सी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन गलत, बचा हमारा डी ऑप्शन। यस, उन्होंने सिटीजन आर्मी को सपोर्ट किया था कि एक प्रिंस की जो है सिटीजन आर्मी होनी चाहिए, जो उसकी तरफ लॉयल रहे और जब भी उसको नीड पड़े वो काम में आए। तो बी और डी ऑप्शन जो है वो सही है अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी बी और डी है।
तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया, डुअल मोरालिटी से क्या मतलब था, वो यहाँ लिखा भी हुआ है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। और जो बुक में सिटीजन आर्मी की बात हुई है, वो उन्होंने बोला था कि एक स्ट्रांग और वेल ट्रेन्ड सिटीजन आर्मी होनी चाहिए जो कि स्टेबल और सिक्योर स्टेट में हेल्प कर सके। मिलिट्री स्ट्रेंथ का इंपॉर्टेंस मैकेवले ने प्रिंस को बताया और अपने रूलर यानी कि प्रिंस को ये एडवाइस किया कि आपकी एक स्टैंडिंग आर्मी होनी चाहिए। स्टैंडिंग आर्मी जो मतलब जब मर्जी चाहे वो आपके लिए खड़ी रहे, तत्पर, एंड वो लॉयल हो स्टेट की तरफ, और वो आप उस पर रिलाई कर सकते हो, आप उस पर डिपेंड हो सकते हो कि जब भी कोई आपके स्टेट पे खतरा आए तो आप उस आर्मी पे भरोसा कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये उन्होंने मर्सनरीज के उसमें बोला था कि मर्सनरीज पे रिलाई करने से अच्छा है आप खुद की अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी भी रखो। जिनको नहीं पता मर्सनरीज क्या होते हैं, मर्सनरीज वो लोग होते हैं जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, या वो सोल्जर्स जिनको जहाँ पे पैसा मिलेगा वो उनके लिए लड़ेंगे। ठीक है, जहाँ पे उनको पेमेंट ज्यादा मिलेगी वो उस पार्टी की तरफ से लड़ेंगे। ये होते हैं मर्सनरीज। तो मर्सनरीज से तो अच्छा है कि आप अपनी खुद की सिटीजन आर्मी बनाओ, स्टैंडिंग आर्मी बनाओ, जो आपकी तरफ लॉयल रहे, उनको कोई खरीद ना सके। So now there is another thinker of Western political thought that is John Locke. तो जॉन लॉक का यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एम्पेरिकल थिंकर थे, एम्पेरिसिज्म में मानते थे। तो दैट इज राइट। अपार्ट फ्रॉम इट आप खुद ही आंसर सोच सकते हो अभी। ठीक है, ये आपके तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, चौथा ऑप्शन है बी एंड सी। तो उन्होंने ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लिखा था, तो यस उन्होंने लिखा था। वो लिमिटेड स्टेट में मानते थे ऑब्वियसली। जब मैं आपको क्लासिकल लिबरलिज्म पढ़ाती हूँ तो क्लासिकल लिबरलिज्म में जॉन लॉक का नाम आता है, और क्लासिकल लिबरल्स जो थे लिमिटेड स्टेट में मानते हैं। तो बी और सी भी सही। तो फर्स्ट ऑप्शन और पॉपुलर सोवरेनिटी किसका कॉन्सेप्ट है, आप सबको पता ही होगा, कमेंट सेक्शन में बताना पॉपुलर सोवरेनिटी किसका कॉन्सेप्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग। जो इनर कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं कैपिटलिज्म में, वो ही कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब कैपिटलिज्म के अंदर ही कुछ ऐसी बातें, गतिविधियां होती हैं जिसकी वजह से कैपिटलिज्म खुद ही गलत हो जाता है, खुद ही खत्म हो जाता है, सॉरी। एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू इज द बिगेस्ट कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के कौन से कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, बेसिकली हैव्स एंड हैव्स नॉट। और आपको पता है जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सरप्लस वैल्यू को एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वो अपने वर्कर्स को नहीं देते कि वर्कर्स की सैलरी बढ़ा दो या उनको इंसेंटिव दे दो, नहीं, एक्स्ट्रा जो सरप्लस उनका होता है, ठीक है, वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और अपने पास ही रखते हैं, और कभी भी वर्कर्स की सैलरी या इनकम नहीं बढ़ाते, उनको उससे वंचित रखते हैं। तो ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कैपिटलिज्म में। तो ये देखो इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली रिलेशन बन रहा है। एक तरफ वो इनर कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहा है और दूसरे रीजन में वही कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहा है कैपिटलिज्म के, जिसमें से एक एग्जाम्पल ये भी है। तो एजर्शन इज, दोनों ही ट्रू है पहली बात, और दूसरा आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि रीजन इसका बन रहा है कि इनर कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म विल डिस्ट्रॉय कैपिटलिज्म एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। तो जब आपको रीजन बनाना होता है तो आप एज या बिकॉज जैसे वर्ड यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ है उनके कॉन्सेप्ट्स, एक तरफ है उनके थिंकर्स। तो मैकियावेली, प्लेटो, फूको और रूसेल, और एक तरफ उनके कॉन्सेप्ट्स। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड आप सोच सकते हो कि इनमें से क्या करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो वर्च्यू इज नॉलेज किसका है, प्लेटो का है। सक्सेस इज वर्च्यू किसका है, मैकियावेली का है। नॉलेज इज पावर, वेरी फेमस, फूको का कोट है। एंड पावर इज द प्रोडक्शन ऑफ इंटेंडेड इफेक्ट्स, ये रूसेल का कोट है या कंसेप्ट है। इंटेंडेड इफेक्ट्स मतलब इंटेंशनली जो किए गए, आपने अपनी मर्जी से जानबूझ के जो ऐसी कुछ अपनी एक्टिविटीज या गतिविधियां की है जिससे कि आपको पावर मिल सके। तो पावर इज द प्रोडक्शन, पावर कैसे आती है, इंटेंडेड इफेक्ट्स के थ्रू आती है। तो ये रूसेल ने बोला था। और बाकी आपको ये दोनों भी याद रखना है, वर्च्यू इज नॉलेज, कि नॉलेज ही वर्च्यू है, और सक्सेस मैकियावेली के लिए वर्च्यू है। ठीक है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि मीन्स कुछ भी हो एंड अच्छा होना चाहिए उसका। तो मीन्स कुछ भी, इसका मतलब सक्सेस पाने के लिए अगर आपको कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि सक्सेस अपने आप में क्या है, वर्च्यू है। अब आप आ जाते हैं 2023 मार्च के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस पे। शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस हमने खत्म कर लिए, शिफ्ट 2 भी था उसी साल, क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर होता था पहले। तो शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन आया था वो पहला क्वेश्चन ये था कि रिच ऑफ द अर्थ का जो प्रीफेस है वो किसने लिखा है। पहले बात तो रिच ऑफ द अर्थ बुक किसकी है, फ्रांस फैनॉन की है। अब फ्रांस फैनॉन तो क्वेश्चन में, ऑप्शन में ही नहीं है। अगर ऑप्शन में फ्रांस फैनॉन का ही होता तो सब बिना पढ़े सीधा फैनॉन पे टिक करके आते, पर इन्होंने ये अच्छा किया, फैनॉन का ऑप्शन ही नहीं दिया। तो अब आपको बताना है कि किसका है।
तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है उसका प्रीफेस, जो मतलब स्टार्टिंग के जो पेज होता है ना, प्रीफेस जिसमें लिखा होता है, हर बुक का एक प्रीफेस होता है, मतलब बुक शुरू होने से पहले उसका थोड़ा सा समरी या इंट्रोडक्शन लिखा रहता है। तो ये जो रच ऑफ द अर्थ का प्रीफेस था वो किसने लिखा था? हर्बर्ट मार्कस ने। नहीं सॉरी, हर्बर्ट मार्कस ने नहीं लिखा था, जीन पॉल सार्त्रे ने लिखा था, है ना, गलती से मैंने ये बोल दिया। तो जीन पॉल सार्त्रे ने ये अपना कंसेप्ट, ये जो प्रीफेस था वो इन्होंने लिखा था रिच ऑफ द अर्थ में। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। जीन पॉल सार्त्रे इज द करेक्ट आंसर, कि ये जो रिच ऑफ द अर्थ का प्रीफेस है इन्होंने लिखा है, ये फ्रेंच फिलोसफर और राइटर है। सिंपल सी बात है, सार्त्रे ने प्रीफेस में लिखा था अ क्लासिक ऑफ एग्जिस्टेंशियल लिटरेचर, और इसमें उन्होंने साइकोलॉजिकल और कल्चरल इफेक्ट्स बताए थे कॉलोनियलिज्म के, क्योंकि फ्रांस फैनन को कॉलोनियलिज्म के थिंकर के तौर पे जाना जाता है, कि कैसे कैसे कॉलोनियलिज्म आया, उसके क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स थे, कल्चरल इम्पैक्ट क्या थे, वो सारे हमने फैनन ने बताए थे अपनी बुक में। बोथ द कॉलोनाइजर्स एंड कॉलोनाइज्ड, कि एक तो जो कॉलोनाइजर है, जो हमारे ऊपर एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, वो भी कहीं ना कहीं रात को चैन की नींद नहीं सो पाता जब वो हम पे अत्याचार करता है, और जिस पे अत्याचार हो रहा है वो तो ऑब्वियसली उसको तो एक्सप्लॉइट हो ही रहा है, वो तो साइकोलॉजिकली हार्मफुल है उसके लिए, डिप्रेशन वगैरह में। लेकिन जो एक्सप्लॉइट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो इसको हंटर मार रहा है, कोड़े मार रहा है, तो वो जो कॉलोनाइजर है वो भी कहीं ना कहीं चैन की नींद नहीं सो पाता, वो भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उस पर भी रहता है। तो यही कुछ छोटी सी कहानी फैनॉन ने अपनी बुक में भी बताई है, और बहुत सारी चीजें और बताई है कि कॉलोनियलिज्म के ऊपर। अब आप ये कोट पढ़ो और बताओ ये कोट किसने बोला होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में कि जो ब्लड, गन, ये जैसे जो वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स अगर आपने पकड़ लिए तो ये माओ से रिलेटेड होते हैं। तो ये माओ का ही होगा, पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लड शेड एंड वॉर इज पॉलिटिक्स विदाउट विद ब्लड शेड। जो राजनीति है, राजनीति भी तो एक तरीके का वॉर ही है, बस ये है कि उसमें खून खराबा सामने होता हुआ नहीं दिखता। और वॉर जो है, वॉर भी एक तरीके का पॉलिटिक्स है, लेकिन उसमें खून खराबा होता है, लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं जब भी वॉर होता है। और लेकिन पॉलिटिक्स भी एक वॉर की तरह है, लेकिन जिसमें ब्लड शेड नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमेशा टसल चलती रहती है, मुठभेड़ चलती रहती है, या आप बोल सकते हो मुंह बहस। ठीक है, तो मुंह से लड़ते हैं लोग, लेकिन खून खराबा तो नहीं होता है। तो अगर माओ से सुंग लिखा हो या माओ जेडोंग लिखा हो, दोनों ही एक ही बात है। ये चेयरमैन थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, और उनको ये कोर्ट के लिए जाना जाता है। और इसका मतलब क्या कि जो पॉलिटिक्स और वॉर है वो एक दूसरे से इंटरवाइंड है, मतलब वॉर होना या पॉलिटिक्स होना एक जैसी ही बातें होती हैं, और इसमें स्ट्रैटेजीज होती हैं, वॉर में भी स्ट्रैटेजीज होती है, पॉलिटिक्स में भी। इसमें भी टैक्टिक्स और षड्यंत्र अपनाए जाते हैं, वॉर में भी ऐसा ही होता है, और इसलिए हम एक इसको इंटरलिंक्ड मान सकते हैं। Who said that England is democratic only during election? किसने बोला था कि जो इंग्लैंड है वो डेमोक्रेटिक सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पे ही होता है? इलेक्शंस के टाइम पे डेमोक्रेटिक होने का क्या मतलब है कि इलेक्शंस के टाइम पे ही वो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छे अच्छे डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे और सबकी बातें सुनेंगे, ब्लूप्रिंट में डेमोक्रेसी की बातें होती रहेंगी। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए और उनमें से कोई जीता, फिर उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनके ब्लूप्रिंट में क्या था, क्या उन्होंने बोला था, नथिंग। तो इंग्लैंड के लिए ये बात बोली है किसी क्रिटिसाइज करने वाले ने ही, और वो कौन थे? रूसो। तो जीन जैक्वस रूसो अपना बुक लिखते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ये बोलते हैं इंग्लिश पीपल बिलीव्स इटसेल्फ टू बी फ्री। ये आपको याद होगा कि डब्ल्यूपीटी के ही पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, दूसरी बार ये रिपीट हो रहा है अलग तरीके से, कि जो इंग्लिश पीपल है यानी कि इंग्लैंड के जो लोग हैं वो हम अपने आप को फ्री मानते हैं। इट इज ग्रेवली मिस्टेकन, ये बहुत उनकी एक गलत फहमी है कि तुम फ्री हो। जो तुम इंग्लैंड के लोग है ना, जो सोचते हैं हम फ्री है, फ्री इन द सेंस ये नहीं कि मैं फ्री हूँ, मैं टाइम पास कर रही हूँ, वो वाला फ्री नहीं। फ्री यहाँ पे फ्रीडम से मतलब है। ठीक है, कि मतलब तुम कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो वाला फ्री। ना कि ये कि मैं, मेरे पास कुछ काम नहीं है तो मैं टाइम पास करने के लिए फ्री हूँ, वैसा वाला नहीं है ये। ठीक है, इट इज फ्री ओनली ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। वो फ्री भी सिर्फ तभी फील करते हैं जब एमपीज के इलेक्शन होते हैं, क्योंकि जब एमपी के इलेक्शन है उन्हें पता है कि लोग, जनता कुछ भी करे, हम इनको कुछ नहीं बोल सकते। अगर उस टाइम इन्होंने कुछ भी बोला तो उनके इलेक्शन, जो उनके जो वोट है वो कट जाएंगे। तो इसलिए उस टाइम पे जब तक इलेक्शन चल रहे होते हैं, जनता कुछ भी करे, कुछ भी बोले, वो उनको कुछ रोक टोक नहीं होता। और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए, वो जीते, उनके खिलाफ कुछ एक भी बोल दिया तो सीधा जेल में डलवा दो भाई, है ना। एज सून एज द मेंबर्स आर इलेक्टेड द पीपल इज इन स्लेव। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, मेंबर्स इलेक्ट हो जाए, लोग फिर से उनके स्लेव बन जाते हैं एमपीज के, एंड इट इज नथिंग। ठीक है, और ऐसा कुछ, और वो उनके लिए फ्रीडम कुछ मायने नहीं रखती, बस लोगों को लगता है कि हम फ्री हैं, पर वो इंस्लेव की जिंदगी जी रहे हैं।
तो यहाँ पे बात करते हैं लेनिन की। लेनिन ने कौन कौन सी बुक लिखी थी, और इसकी लेनिन की बुक को मैंने आपको क्रोनोलॉजी से भी याद कराया था पिछले लेक्चर में कि कैसे क्या हमें क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए लेनिन की बुक्स की। तो व्हाट इज टू बी डन, ऑब्वियसली लेनिन की बुक है स्टेट एंड रेवोल्यूशन, व्हाट इज हिस्ट्री एंड मार्क्सिज्म टुडे। दूसरा स्टेट एंड रेवोल्यूशन भी जो है लेनिन की ही बुक है, तो ये दो बुक तो लेनिन की हो गई। व्हाट इज हिस्ट्री जो है E.H. कार की बुक का नाम है, और मार्क्सिज्म टुडे एक जनरल है, ठीक है, ये कोई बुक नहीं है, कुछ नहीं है, एक जर्नल का नाम है मार्क्सिज्म टुडे, जैसे इंडिया टुडे होता, टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, वैसा। सो आपको ये दो बुक याद रखनी है, और बाकी बुक्स मैंने प्रीवियस क्लास में बता दी थी। सो ये रहा एक्सप्लेनेशन, आप देख भी सकते हो स्टेट एंड रेवोल्यूशन और ये बुक E.H. कार की। देन मार्क्सिज्म टुडे एक जर्नल है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से एसोसिएटेड है, और ये मार्क्सिस्ट थ्योरी, पॉलिटिक्स और कल्चर की बात करता है। अब हमारे एक और थिंकर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में थॉमस हॉब्स, ठीक है, इनको भी हम पढ़ते हैं जब हम WPT पढ़ते हैं, तो इसमें से रिलेटेड कौन सा है जो हॉब्स ने बोला है। तो ह्यूमन विल डिड नॉट इम्प्लाई एनीथिंग स्पिरिचुअल और ट्रांसेंडेंटल। जो ह्यूमन विल है मतलब जो मानव की इच्छा है, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का स्पिरिचुअल होना जरूरी नहीं है, कि हम अपनी इच्छा से जो भी काम करते हैं जरूरी नहीं है कि हम स्पिरिचुअल होके करें, हम उसमें एथिक्स और मॉरलिटी को अपनाएं, या ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है बियॉन्ड वर्ल्ड, ठीक है, उसके परे जाके सोचना। तो ऐसा भी नहीं है कि ह्यूमन विल नॉट इम्प्लाई एनीथिंग स्पिरिचुअल और ट्रांसेंडेंटल, क्योंकि हॉब्स का आपको पता होगा कि हॉब्स सिविल वॉर के टाइम पे पैदा हुए थे, और वो इंसान का जो नेचर है, इंसान की इच्छा को सेल्फिश, ब्रूटिश और क्रूर बताते हैं, कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ठीक है, शॉर्ट साइटेड होता है, ठीक है, तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये ह्यूमन विल को ऑब्वियसली ये नेगेटिव सेंस में बताएंगे कि जो ह्यूमन विल होती है वो कभी भी स्पिरिचुअल नहीं होती, ट्रांसेंडेंटल नहीं होती। तो ये हॉब्स का जो है ये सही है। फिर परपेचुअल क्वालिटी ऑफ माइंड, कि परपेचुअल होता है हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला, मतलब परमानेंट। परपेचुअल ट्रंक्विलिटी ऑफ माइंड, जैसे परपेचुअल पीस था किसका है, इमैनुअल कांत का स्टेटमेंट है ना, परपेचुअल पीस की हमेशा शांति बनी रहेगी, क्योंकि अगर सारे कंट्रीज डेमोक्रेटिक हो जाएंगे तो हमेशा शांति बनी रहेगी, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है डजंट गो फॉर वॉर, कि वो डेमोक्रेसी वॉर पे नहीं जाती। ट्रंक्विलिटी का क्या मतलब होता है, शांति, पीस, ठीक है। तो हम जो लोगों का जो दिमाग है, ह्यूमन माइंड है, वो हमेशा शांति चाहता है और परमानेंट पीस होने चाहिए। ये तो हॉब्स के जो थिंकिंग थी उसके एकदम अपोजिट है, क्योंकि उसने तो सिविल वॉर देखा था, उसने तो शांति कभी देखी ही नहीं थी, हमेशा लड़ाई देखी थी शुरू से ही। तो ये जो बी स्टेटमेंट है ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और हॉब्स तो ह्यूमन नेचर को लेकर बहुत नेगेटिव है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर लाइफ इटसेल्फ इज अ मोशन, तो मैटर इन मोशन का जो थ्योरी है वो हॉब्स का है। तो लाइफ जो है हमेशा मोशन में होती है, तो ये बात भी किसने बोली है, हमारे हॉब्स ने बोली है। तो सी स्टेटमेंट भी हो गया सही, तो फर्स्ट एंड ए एंड सी विल बी द राइट आंसर। एंड देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेटेस्ट गुड, तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि हमेशा अच्छा होता है, हमेशा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव बात तो हॉब्स करते नहीं है, वो हमेशा नेगेटिव ह्यूमन नेचर बताते हैं, तो डी भी गलत। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि जो हॉब्स के लिए जो ह्यूमन विल है वो हमेशा नेचुरल नीड्स ऑफ बॉडी की बात करते हैं, जो हमारी खुद की जरूरतें हैं वो अपनी विल के थ्रू हम पूरी करते हैं, हम स्पिरिचुअल और ट्रांसेंडेंटल नहीं रहते। देयर इज नो समम बोनम, यानी कि समम बोनम जो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट गुड, इन्होंने हॉब्स ने अपनी बुक में ये वर्ड यूज किया था, सबम बोनम। तो अगर कभी ये वर्ड आए तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब भी ग्रेटेस्ट गुड होता है, तो कोई किसी भी तरीके का ग्रेटेस्ट गुड नहीं होता अकॉर्डिंग टू हॉब्स। देन देर इज नो सच थिंग एज परपेचुअल ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, कि पीसफुल होना और अपने दिमाग को शांत रखना, ऐसा कोई चीज नहीं होती हॉब्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हमारी लाइफ है वो हमेशा मोशन में रहती है, और लाइफ जो है कभी भी बिना डिजायर के हो ही नहीं सकती। लोगों को कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है, डिजायर्स होती है जो वो हमेशा पूरी करना चाहते हैं, नॉर विदाउट फियर, और हमेशा फियर ही लोगों में बना रहता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ एकदम फियरलेस हो, आपको हर बार कभी ना किसी चीज का डर होगा ही, चाहे अपने माँ बाप को खोने का या किसी चीज का भी। तो बिना जिंदगी जो है बिना फियर के नहीं हो सकती, बिना डिजायर के नहीं हो सकती, नो मोर देन विदाउट सेंस, और बिना सेंसेस की भी कोई जिंदगी नहीं हो सकती। तो आपको ये स्टेटमेंट याद होगा, आई एंड फियर आर बॉर्न ट्विंस। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी हॉब्स के लिए बोला जाता है, कि मैं और डर एक साथ पैदा हुए थे। कैसे पैदा हुए थे, क्योंकि वो सिविल वॉर के टाइम पैदा हुआ था, तो उस टाइम डर का माहौल था। देन कार्ल मार्क्स ने अपनी लिखा है मास्टर डेजर्टेशन ऑन हीकल, कार्ल मार्क्स ने
अपना एमए का जो थीसिस था वो हीगल पे लिखा था, क्या ये सही है? दूसरा, इन अ कम्युनिस्ट सोसाइटी नोबडी हैज वन एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ एक्टिविटी। और कम्युनिस्ट सोसाइटी होती है, जो कम्युनिस्ट होते हैं, वो किसी भी एक स्पेयर या एक चीज को लेकर एक्सक्लूसिव नहीं रहते, वो सब में इन्वॉल्व होते हैं, वो किसी एक चीज पे टिके नहीं रहते कि हम भाई हाँ यही एक्सक्लूसिव हो इसके लिए। तो आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत? एजेशन रीजनिंग तो है नहीं, एक सही है एक गलत है, मैंने आपको हिंट दे दिया। तो स्टेटमेंट जो 2 है वो सही है कि कम्युनिस्ट सोसाइटी में कोई भी एक्सक्लूसिवली एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता, वो बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा, कार्ल मार्क्स ने अपना एमए थीसिस हीगल पे लिखा था, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो अगर हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। कार्ल मार्क्स ने, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था कि कार्ल मार्क्स ने जो अपना पीएचडी का थीसिस था यानी कि डॉक्टरल थीसिस, वो हीगल पे लिखा था। पीएचडी का जो थीसिस था पीएचडी के लिए, वो हीगल पे लिखा था, ना कि मास्टर्स का। पीएचडी का लिखा था, ये गलत लिखा था बस इतने। और द डिसर्टेशन वाज टाइटल द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेशियन एंड इपिक्यूरियन फिलोसफी ऑफ नेचर। तो ये उनके पीएचडी थीसिस का नाम क्या था, या पीएचडी टॉपिक आप बोल लो, पीएचडी टॉपिक का नाम था डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेशियन। ये भी आ सकता है कभी भी, तो आपको कार्ल मार्क्स की राइटिंग्स में एक और राइटिंग इंक्लूड हो गई, क्या? डेमोक्रेशियन और इपिक्यूरियन फिलोसफी ऑफ नेचर। फिर मार्क्सिस्ट थ्योरी में जो कम्युनिस्ट सोसाइटी की वो बात करते हैं, कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या, जब क्लासलेस सोसाइटी होती है, दोबारा से एक शुरुआत कहाँ से होती है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म से, और खत्म कहाँ होती है वो साइकिल कम्युनिज्म पे, जहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी हो। तो ये मार्क्सिस्ट थ्योरी में ये बोला गया था कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो, उसमें लोग जो है कभी भी एक्सक्लूसिव एक्टिविटीज में नहीं होते, वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, वहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सोशलाइजेशन होता है, मतलब सब उस पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे सबका हक होता है। दिस मीन दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू द रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि हर कोई रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सकता है, अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सकता है। कोई डिविजन ऑफ लेबर नहीं होता कम्युनिज्म में, और सबको देयर इज नो डिविजन ऑफ लेबर, कि जिसको डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है कि सबको अपने अपने टास्क असाइन किए जाते हैं कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे और तुम ये करोगे। तो ये होता है डिवीजन ऑफ लेबर, कि सबको अपने अपने टास्क मिल गए कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन कम्युनिस्ट सोसाइटी में ऐसा डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, ठीक है। और ये डिवीजन ऑफ लेबर किसके बेसिस पे किया जाता था, सोशल क्लास के बेसिस पे और बैकग्राउंड के बेसिस पे, कि अगर कोई रिच है कोई पुअर है, तो रिच को तो उसको बोला जाएगा कि तुम कोई बिजनेस करोगे, तुम्हारा ये टास्क है। पुअर होगा तो उसको बोला जाएगा कि तुम भीख मांगोगे, फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो चीजें होती थी ये कम्युनिस्ट सोसाइटी में नहीं होती थी, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर क्लास के बेसिस पे, बैकग्राउंड के बेसिस पे नहीं होता। किसमें? कम्युनिस्ट सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, पर कास्ट और क्लास और बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए नहीं होगा, मेरिट के बेसिस पे होगा। इन दिस सेंस नो वन हैज एन एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ एक्टिविटी इन अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो इसी सेंस में हम बोल रहे हैं कि कोई भी जो लोग है, कोई भी एक्सक्लूसिव नहीं होता कम्युनिस्ट सोसाइटी में। कोई भी पर्सन, कोई भी एक्टिविटी उसको असाइन की जा सकती है उसके टैलेंट के बेसिस पे, उसके मेरिट के बेसिस पे, ना कि सिर्फ उसकी क्लास के बेसिस पे। तो एक्सक्लूसिव नहीं होता, जैसे पहले होता था ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, कि ब्राह्मण है तो वेदास पढ़ेंगे, क्षत्रिय है तो शूद्र ही बनेंगे, तो उनके लिए एक्सक्लूसिव था कि जो जिस कैटेगरी में वो वही काम करेगा। वैश्य है तो बिजनेस करेंगे, शूद्र है तो छोटे मोटे काम अनटचेबिलिटी वाले या ये सारे काम करेंगे कॉर्प्स वगैरह के साथ। तो ये एक्सक्लूसिव स्फीयर इसको बोलते हैं कि जिसमें सारे टास्क असाइन हो। लेकिन मार्क्सिस्ट में जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वहाँ पे टास्क जो थे असाइन नहीं थे। Next statement, next question, sorry, match the following concepts and thinkers. State as class, state as ethical life, state as power and minimal state की बात किसने करी है? तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर, कि किसका क्या आंसर होना चाहिए। अपने नोटबुक लो, उसमें मैच करो, अपने दिमाग में आंसर सोचो। सो द करेक्ट आंसर इज स्टेट एज क्लास क्या है, मार्क्स एंड लेनिन का। तो मार्क्स ने, लेनिन भी उन्हीं की थ्योरी पे चल रहे थे। क्लास आपको पता है ना, क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं, क्लास में बुर्जुआजीज और प्रोलेटेरिएट्स आते हैं, हैव्स और हैव नॉट्स क्लास आती है, तो उसी क्लास की बात हो रही है। तो ये तो इजी था। देन मिनिमल स्टेट की बात, अगर जब मैंने आपको नियो लिबरलिज्म पढ़ाया था कि हम हाइक पे जाते हैं, फिर फ्राइड मोमोज खाते हैं और क्या करते हैं, सिक हो जाते हैं। तो हाइक, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक, ये नियो लिबरल है। और नियो लिबरल थिंकर्स किसकी बात करते हैं, मिनिमल स्टेट की, कि स्टेट का इंटरफेरेंस कम हो। तो मिनिमल स्टेट हो गया, ये हो गया। स्टेट एक एथिकल लाइफ है, ठीक है। तो वो रूसो, हिगल और ग्रीन बोलते हैं, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव थिंकर है, पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर है अगर देखा जाए तो। ये बेसिकली क्वेश्चन आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थ्योरीज का मिक्स है बेसिकली। तो ये पॉजिटिव लिबर्टी में कौन मानते हैं, जो स्टेट को एथिकल लाइफ की तरह देखते हैं, और स्टेट को पावर के सेंस में देखना तो हॉब्स और मैकियावेली की। स्टेट एज पावर किसका
पॉइंट ऑफ व्यू रहता है या उनके कॉन्सेप्ट्स में अगर हम पावर से रिलेट करें तो हॉब्स को, क्योंकि हॉब्स ने लेवियाथन का निर्माण किया था कि लेवियाथन के पास सारी पावर होंगी, एब्सोल्यूट होगा, और मैकेवली ने भी अपने प्रिंस को पूरी की पूरी पावर दी थी कि वो कुछ भी कर सकता है। तो स्टेट एज फार मैकेवली एंड हॉब्स। अरेंज द क्रोनोलॉजी इन अकॉर्डिंग विद द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो पहले होली फैमिली, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, ये सारी बुक्स जो है हमारी मार्क्स एंजल्स से रिलेटेड हैं। ठीक है, और मार्क्स ने कौन सी बुक अकेले लिखी, एंगल्स के साथ कौन सी लिखी, और कौन सी उन्होंने दोनों ने एक साथ लिखी, ये सारी बातें मैं आपको कार्ल मार्क्स की एक वीडियो है 10 मिनट की, उसमें ट्रिक्स के साथ आपको याद करवा चुकी हूँ। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जब प्लेलिस्ट में आप जाओगे उसमें कार्ल मार्क्स के ऊपर एक 10 मिनट का वीडियो है, पर्पल कलर का थंबनेल होगा, उसमें आप कार्ल मार्क्स की आपको सारी बुक ट्रिक के साथ, स्टोरी के साथ याद हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो होली फैमिली लिखी थी कार्ल मार्क्स ने, फिर क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। क्रोनोलॉजी में ऑलरेडी सेट है ये बुक्स, हमें कोई सेट नहीं करनी। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी एंड वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट। तो वैल्यू प्रॉफिट हमने आखिरी में आया। सबसे पहले हमारे लिए हमारी क्या आती है, सबसे प्रायोरिटी हमें अपनी फैमिली को देनी है। तो एक ट्रिक की तरह आप याद कर सकते हो कि हम सबसे पहले प्रायोरिटी हम फैमिली को देते हैं, और अभी होली आ भी रही है तो हम होली खेल रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। और फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। फैमिली के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पैसा, पैसा यानी कि इकोनॉमी। देन फिर गरीबी आई, और फिर गरीबी आई उसके बाद लास्ट में प्रॉफिट मिला। ऐसे करके कुछ भी आप याद रख लो कि इकोनॉमी, आपको पैसा चाहिए था क्योंकि आप गरीब थे, फिर आपने गरीबी से उठ के पैसा कमाया और आपको प्रॉफिट हुआ, ऐसे करके कुछ याद कर लो। बाकी बहुत सारी बुक्स है, उनकी क्रोनोलॉजी याद करनी है तो ऑब्वियसली यू शुड गो टू द प्लेलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा हीगल के ऊपर, वेरी फेमस थिंकर। तो आपको याद होगा कि हीगल ने एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस की बात की थी, और उन्होंने एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस गॉड को माना था कि ठीक है वही सर्वप्रथम है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं है, वो एब्सोल्यूट है। कौन, गॉड। और गॉड यहाँ पे वो किसको बोलते हैं कि स्टेट को। ठीक है, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। याद है आपको वो स्टेटमेंट जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, और इसका मतलब भी मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में 2-3 बार बता चुकी हूँ। अब ये जो सारे कीवर्ड्स हैं ये सारे हीगल की फिलॉसफी से ही रिलेटेड है। रीजन, सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, सिंपल कॉन्शियसनेस, आपको इनको ऑर्डर में लगाना है। हीगल के, अगर आप हीगल की जगह होते तो आप पहले किसको इंपॉर्टेंस देते, फिर किसको इंपॉर्टेंस देते, फिर किसको, ऐसा। तो सबसे पहले हमारी लाइफ में क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, वैसा आपको ये क्रोनोलॉजी लगानी है। सो करेक्ट ऑर्डर है, सिंपल कॉन्शियसनेस आएगा सबसे पहले, क्योंकि कोई साधारण कॉन्शियस होना आपके माइंड में वो जरूरी है। स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा सिंपल कॉन्शियसनेस, जिसका मतलब है इनिशियल स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। सिंपल सेल्फ कॉन्शियसनेस के बाद, मतलब जब सिंपल कॉन्शियसनेस मिल जाती है उसके बाद आपका आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, जब आप खुद के बारे में अवेयर हो जाते हो। कॉन्शियस होना मतलब अवेयर हो जाना। तो सिंपल से शुरू करेंगे, फिर सेल्फ पे आएंगे। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है जब इंडिविजुअल अपने बारे में अवेयर हो जाता है एज अ सेपरेट बीइंग। फिर आता है रीजन। रीजन जो है उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है जहाँ पे इंडिविजुअल एक रैशनल थिंकिंग रखते हैं, वर्ल्ड को समझते हैं, अपने अराउंड जो भी उनका वर्ल्ड है उसको रैशनली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और फिर रीजन के बाद स्पिरिचुअल हो जाना, मतलब सारी सुख दुख के परे हो जाना। ठीक है, स्पिरिचुअल हो जाना, तो वो हाईएस्ट स्टेज होता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस का, क्या, स्पिरिट। याद होगा आपकी बुक द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट किसकी बुक है, हीगल की बुक है। और ये बुक में ही उन्होंने स्पिरिट को हाईएस्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस माना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जहाँ पे इंडिविजुअल्स अपना मायना, अपना रिकॉग्निशन कि वो इस धरती पर क्यों आए हैं, इस वर्ल्ड में क्यों आए हैं, वो समझ पाते हैं, और अपना कनेक्शन जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट कौन, गॉड, उसके साथ अपना कनेक्शन समझ पाते हैं, वो होती है स्पिरिचुअल होना, स्पिरिट। तो आई होप आपको इसका क्रोनोलॉजी अब याद हो गया होगा, सिंपल, सेल्फ, रीजन एंड स्पिरिट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2023। ठीक है, 2023 में ये लास्ट क्वेश्चन शिफ्ट 2 में ये आया था कि अरे, मतलब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से, नॉट लास्ट क्वेश्चन, वैसे डब्ल्यूपीटी से जो लास्ट क्वेश्चन था कि अरेंज द बुक्स इन द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। स्टेट एंड रेवोल्यूशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी, किसकी थी, लेनिन की। पॉलिटिकल सिस्टम किसका था, जिसमें आपको याद होगा इनपुट, आउटपुट, फिर फीडबैक और बीच में एनवायरमेंट, याद आया, यस, डेविड ईस्टन। जर्मन आइडियोलॉजी किसकी थी, मार्क्स की।
और स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है, चूज द करेक्ट आंसर, इसको हटाएं। तो ये आपको फिलोसफी ऑफ साइंस में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी जहाँ पे मैंने आपको मेथोडोलॉजी और फिलोसफी से रिलेटेड जो थिंकर्स है वो करवाए थे, जो कि पॉल साइंस में भी इंटरलिंक्ड होते हैं। तो ये बुक अगर आपने वहां से पढ़ी होगी तो याद होगा, थॉमस खून की ये बुक है, और मैंने आपको खून की स्टोरी से याद कराया था कि खून निकला एंड ऑल दैट स्टफ। 5 मिनट या 10 मिनट का वीडियो था थॉमस खून के ऊपर, तो आप देखना उसको जरूर से, स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो ये हो गया। एंड अब आपको सबके थिंकर पता चल गया, बस इनको थिंकर वाइज क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो सबसे पहले जर्मन आइडियोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले लेनिन से भी पहले कार्ल मार्क्स आ चुके थे, तो कार्ल मार्क्स होंगे, उसके बाद लेनिन होंगे। लेनिन के बाद बहुत बाद में डेविड ईस्टन आए हैं, और डेविड ईस्टन के भी बहुत बाद में, मतलब बहुत बाद में तो नहीं, आसपास ही थॉमस कून आए हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल थिंकर्स चल रहे थे उस टाइम में, थॉमस कून लास्ट होंगे। तो ये होगी आपकी क्रोनोलॉजी। तो यहाँ पे होता है 2023 के क्वेश्चन खत्म, एंड अब हम आ जाते हैं दूसरे ईयर पे। अब बात करते हैं 2024 के क्वेश्चन की, जो अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में एग्जाम्स हुए थे 2024 में। और जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम था वो 4 सितंबर को था, लास्ट एग्जाम हमारा ही था। शिफ्ट 1 का अभी हम देखेंगे कि शिफ्ट 1 में 2024 से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे WPT से। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन आपको उतना ही मिलेगा, बस हम अब क्वेश्चन पेपर के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो जैसे पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे पिछली बार जब मैंने बोला था, तो वो भी इसी में लेक्चर में कवर हो जाएंगे 2024, क्योंकि मैंने बताया था आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और पब्लिक पॉलिटिकल थ्योरी, इन दोनों के क्वेश्चन कुछ ओवरलैपिंग है जो हम एक साथ ही कर लेंगे। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये कार्ल पॉपर, जॉन रॉल्स, सीबी मैकपियर्सन, रॉबर्ट डॉलर, हर्बर्ट मार्कस। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग क्वेश्चन है और इसको हमें क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए ये क्वेश्चन आया था। सो आपको बताना है इसकी करेक्ट क्रोनोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दैट इज सी। सबसे पहले हमारे आएंगे सीबी मैकपियर्सन, देन उसके बाद आएंगे हर्बर्ट मार्कस। हर्बर्ट मार्कस के बाद जो फिलोसफर आए थे वो थे कार्ल पॉपर, एंड कार्ल पॉपर के बाद हमारे आए थे रॉबर्ट डॉल, दैट इज फोर्थ वन, एंड द लास्ट वन जो लेटेस्ट थिंकर थे वो थे जॉन रॉल्स। तो ये हमारी क्रोनोलॉजी होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन फेमिनिज्म से यूनिट 1 से आया था कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में किसका आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिला, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की जो थ्योरी से इन्फ्लुएंस होकर फेमिनिज्म आया था, और ये हमने प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन किए थे उस पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और जब हमने पॉलिटिकल थ्योरी की थी तो उसमें मैंने आपको ये चीज बताई भी थी। जैसे आपको याद होगा, ये चैलेंज करता है स्ट्रक्चरलिज्म को। मैंने आपको पोस्ट मॉडर्निज्म बताया था, तो उसी से मिलता जुलता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने चैलेंज किया। स्ट्रक्चरलिज्म मानता था बाइनरी ऑपोजिशंस में। ठीक है, बाइनरीज क्या होती हैं, एक जैसे लेफ्ट है ये और एक राइट है, तो ये दो बाइनरी हैं, और इसमें बोलते हैं कि ये जो है कभी आपस में नहीं मिल सकती, लेफ्ट और राइट। ठीक है, या जैसे कोई भी आप दो चीजें मान सकते हो, दो छोर पे दो चीजें जो कभी आपस में नहीं मिल सकती, वो बाइनरी ऑपोजिशंस। तो इसको ये चैलेंज करते हैं कौन, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। जैसे मॉडर्निज्म मानता था ना फिक्स्ड मीनिंग्स होते हैं, डायनेमिक नहीं होता, फिक्स्ड रहता है, वैल्यू न्यूट्रल थे, वैसा ही। ठीक है, तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या थे, वो डिसेंट्रलाइज करना चाहते थे, डिस्कोर्सेस की बात करते थे। देन की जो रियलिटी है वो कंस्ट्रक्टेड होती है। ठीक है, वो बनाई जाती है, जैसे कि फेमिनिज्म में बोला जाता था ना कि जो मेल और फीमेल है ये भी दो बाइनरीज है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टेड बाइनरीज है। ठीक है, इन्होंने इनको समाज ने बनाया है, ये पहले से ऐसा नहीं था कि मेल ये काम करेगा फीमेल ये काम करेगी। तो ये भी कंस्ट्रक्टेड है। तो इसलिए जो थर्ड वेव फेमिनिज्म की थी वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के ये इस आइडिया से इन्फ्लुएंस थी। बाकी अनार्किज्म आपको पता है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कितनी बार बता दिया, जब कोई गवर्नमेंट नहीं होती। लिबरलिज्म का भी बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ। और मल्टीकल्चरलिज्म जब सारे कल्चर एक साथ मिलके यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट को सिक्योर एंड रिस्पेक्ट करते हैं, जिसमें माइनॉरिटी राइट्स वगैरह की बात होती है। ये भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जब एक्सप्लेनेशन किया था, तो इसको मल्टीकल्चरलिज्म से जो क्वेश्चन आए थे उसमें मैंने आपको मल्टीकल्चरलिज्म समझा दिया था। तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन जो हमारा स्किप हो गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट 2024 शिफ्ट 1। एक तरफ हीगल, रूसो, मैकियावेली और जॉन लॉक है, और दूसरी तरफ उनके से रिलेटेड उनके कंसेप्ट्स या स्टेटमेंट्स हैं। तो आपको मैच करना है, आप वीडियो पॉज कर सकते हो और आंसर सोच सकते हो। तो अगर हम देखें, द विल इज फ्री व्हेन इट्स एंड्स आर इट्स ओन, सो दैट इट इज सेल्फ डिटरमाइनिंग। जब आपकी इच्छा, हम जो है आप अपनी इच्छा से काम कर सकते हो, और आप अपने जो एंड्स है वो खुद से डिसाइड कर सकते हो, तो इसका मतलब आप सेल्फ डिटरमाइनिंग हो। ठीक है, आप अपने चीजें खुद से कर रहे हो, तो सेल्फ डिटरमाइनिंग।
तो ये किसने बोला था कि विल इज फ्री एंड मैन इट्स एंड्स आर इट्स ओन सो दैट इट इज सेल्फ डिटरमाइनिंग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी कराया था आपको जिसमें वो इंग्लैंड इज फ्री वाला ड्यूरिंग इलेक्शंस, ठीक है। तो ये किसका था, और इसमें ह्यूमन विल का एक क्वेश्चन था वो हॉब्स का था, लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड इज फ्री वाला जो क्वेश्चन था वो किसका था, आपको याद आया? यस। इसका जो वो इसका आंसर था आई गेस रूसो, राइट। और इसका जो आंसर है वो रूसो नहीं होगा, इसका आंसर होगा हीगल, ठीक है। तो विल इज फ्री मैन इट्स एंड्स आर इट्स ओन सो दैट इट इज सेल्फ डिटरमाइनिंग। तो ये जो लाइन है काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है और अभी तक हमने पढ़ा भी नहीं था। हीगल से रिलेटेड हम बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं, पर ये कुछ नई बात हमें पता चली जो वो इसके रिगार्डिंग विल की बात करते हैं कि हमारी इच्छा जो है तभी फ्री है जब अपने खुद के जो एंड्स है, जो हमारे खुद के गोल्स है, वो हम खुद डिसाइड कर सके और वो सेल्फ डिटरमाइनिंग होने चाहिए। तो ये हीगल ने बोला था। देन बी बात करें, इट इज द कंसेंट एंड नॉट द नीड विच मेक्स द गवर्नमेंट लेजिटिमेट। तो सरकार को उसकी लेजिटिमेसी कहाँ से मिलती है? लेजिटिमेसी हमारे, क्योंकि हम कंसेंट देते हैं तभी सरकार बन पाती है और वो लेजिटिमेट अथॉरिटी स्टैब्लिश कर पाती है। तो ये बात आपको याद होगा जॉन लॉक ने बोली थी जब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं और कंसेंट की बात करते हैं, तो वो जिसमें वो टैसिट कंसेंट की बात करते हैं, उनका एक जो थ्योरी है, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो बी का हो गया 4, ए का 1, बी का 4, तो हमारा आंसर 2 हो गया सही। सी का बात करें तो वर्च्यू इज एन इंडिस्पेंसिबल टू द सिटीजन एंड द स्टेट, ये स्टेट लिखा हुआ है। ये जो वर्च्यू है वो सिटीजन के लिए भी और स्टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इंडिस्पेंसिबल का क्या मतलब होता है? इम्पॉर्टेंट, या फिर जिसके बिना कोई काम पॉसिबल हो ही ना सके, मतलब इतना जरूरी है कि अगर ये नहीं होगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है वो चीज, वो होता है इंडिस्पेंसिबल। तो वर्च्यू जो है सिटीजन और स्टेट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके बिना सिटीजन और स्टेट रह ही नहीं सकता। तो वर्च्यू को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले कौन है? मैकियावेली इनमें से, ठीक है। या तो प्लेटो का होता तो वो अलग बात थी, यहाँ पे मैकियावेली की बात चल रही है। देन मैन नेचुरली गुड इन द मोरल सेंस, जो मैन होते हैं वो नेचुरली गुड होते हैं, और जैसे नोबल सेवेज बोला था रूसो ने, अगर आपको याद होगा, तो ये उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट है नोबल सेवेज वाला रूसो का। तो डी का हो गया हमारा 2। So the next question from Western political thought is, people who should rule are those who know about the politics. जो लोग पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, उसको समझते हैं, सिर्फ उन्हीं को रूल करने का अधिकार होना चाहिए। तो द पॉलिटिक्स बुक किसकी थी? पहले तो ये बताओ। द पॉलिटिक्स बुक थी अरिस्टोटल की, तो ये क्वेश्चन वहीं से है, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 और 4 में से एक सही होना चाहिए। बात करें अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम थ्रू द एबॉलिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन। कौन बात करता है कि एक्सप्लॉयटेशन को खत्म कर दो, ऑपरेशन को खत्म करो, एक ऑपरेस क्लास होता है, एक ऑपरेस्ड क्लास होता है। तो अगर बी का 1 देखें तो मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट तो ऑब्वियसली नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन ऑपरेशन की बात कार्ल मार्क्स करते हैं, ठीक है। हैव्स एंड हैव नॉट, बुर्जुआजीज, ये सब। तो हमें ये क्लास अबॉलिश करनी है, एक्सप्लॉयटेशन खत्म करना है, प्रोलेटेट के साथ जो ऑपरेशन हो रहा है। तो बी का 4 होना चाहिए। तो बी का 1 तो मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट तो कहीं से भी इसका आंसर नहीं हो रहा, ठीक है। जब वुमेन की बात हो रही होती है, वुमेन ऑपरेशन की बात हो रही होती है, तो अलग बात है। तो ये और भी हो गया। देन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टीज, जॉन रॉल्स का ही है। टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स में जब हम पढ़ते हैं तो इक्वल बेसिक लिबर्टी का प्रिंसिपल इन्होंने जॉन रॉल्स ने ही दिया था, जिसको ये एक डिफरेंस प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंस प्रिंसिपल और व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ये सारे टर्म्स। फिर डी का 1 बचा, ऑब्वियसली फ्रीडम, राइट्स एंड सिटीजनशिप ऑफ वुमेन एज वेल एज मेन। तो वुमेन की बात इनमें से एक ही थिंकर, फेमिनिस्ट थिंकर है मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट, वो ही करेंगी। तो ये हो गया डी का 1। अब ये क्वेश्चन जो है आपका पॉलिटिकल थ्योरी से है, सिटीजनशिप के ऊपर। जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हम पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स वाले में पढ़ते हैं कि कॉस्मोपॉलिटियंस जो है वो सिटीजनशिप के ऊपर क्या बोलते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटियंस जो है वो सिटीजनशिप को ऐसा बोलते हैं कि जो सिटीजनशिप है हमें उसे एक्सटेंड कर देना चाहिए टू द वर्ल्ड एज अ होल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटिज्म क्या है? पूरा यूनिवर्सलिटी के बारे में। तो हम वो बोल रहे हैं कि सिटीजनशिप जो है सिर्फ नेशनल सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए, वो इंटरनेशनल सिटीजनशिप भी होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो सिटीजन हम पूरे वर्ल्ड के हैं, तो वर्ल्ड एज अ होल कि में सिटीजनशिप एक्सटेंड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉस्मोपॉलिटियंस। अब ये क्वेश्चन है मैकावली से, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, कि मैकावली इसमें किस किस बारे में बात करते हैं। तो क्या वो पॉलिटिकल रिजीम्स को क्लासिफाई करते हैं? वो तो मैं उसने किया था, सॉरी, एरिस्टोटल ने किया था, पॉलिटिकल रिजीम्स को अलग अलग बताया था, डेमोक्रेसी, ओलिगार्की वगैरह वगैरह।
तो ए तो नहीं है। देन क्रिटिक ऑफ क्लासिकल फिलोसफिकल आइडियाज, तो यस, क्योंकि मैकेबली अब थोड़े से मॉडर्न थिंकर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, तो मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये एक ब्रिज है। तो यस, ये क्लासिकल फिलोसफिकल आइडियाज को क्रिटिसाइज करते हैं, तो बी सही होगा। क्या ये लिबर्टी को क्रिटिसाइज करते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। देन उनका आइडिया ऑन रिपब्लिकनिज्म फेमस है ही, तो जो उनकी बुक में था भी, तो डी। एंड एनालाइजिंग पावर, ई। पावर, पावर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, स्टेट एज पावर, अभी हमने मैच द फॉलोइंग भी किया था पीछे, जिसमें हमने स्टेट एज पावर में मैकेबली को लिखा था, राइट, याद आया। एंड हॉब्स, ये जो हमने मैचिंग की थी मैकेबली एंड हॉब्स, स्टेट एज पावर, तो ये वहीं से पावर की, प्रिंस के पास पावर होती है कि वो अपने मीन्स और एंड्स डिसाइड कर सकता है, एब्सोल्यूट है। तो बी, डी और ई शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल और रेवोल्यूशनरी एक्शन की बात इनमें से किसने की थी। अभी मैंने आपको फेमस थिंकर बताया था कि जो कॉलोनियलिज्म पे इनका बहुत काम था, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है कॉलोनियलिज्म का, और बाकी एक और बताया था, हाँ, कल्चरल इम्पैक्ट, पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था। जिनकी बुक का नाम रिच ऑफ द अर्थ भी है, और जिसका प्रीफेस किसने लिखा है? सात्रे ने लिखा, जीन पॉल सात्रे, याद आया। सो दैट्स द राइट आंसर। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल की बात जब भी कॉलोनियलिज्म वर्ड आए, एंटी कॉलोनियलिज्म, फ्रांस फैनन, ऑप्शन नंबर 4। तो हैना एरेंट ने इनमें से कौन सी 3 कैटेगरीज बताई थी वीटा एक्टिवा में, विच कॉरस्पोंड टू द 3 फंडामेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर बीइंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो हमारे, हम जो समाज में जीवन जी रहे हैं, वो 3 एक्टिविटीज हमारे एक्टिविटीज से, वीटा एक्टिवा किससे होता है? एक्शन से रिलेटेड होता है, राइट। और पुनः हैना एरेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने आपको ट्रिक से ये चीजें याद कराई है और समझाया भी है कि ये कॉन्सेप्ट क्या था क्या नहीं, तो आप वो उस वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे अभी नहीं समझाऊंगी, जो ऑलरेडी समझा चुकी है, और ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है, आई गेस 15 या आधे घंटे का वीडियो है जहाँ तक मुझे याद है, तो आराम से आप 2x स्पीड में देखोगे तो फटाफट 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, और पूरा हैना एरेंट समझ आ जाएगा आपको, स्पेशली समझ आ भी चुका होगा लेकिन आपको ट्रिक से याद भी हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था लवा, लवा एक मैंने शॉर्ट टर्म बताया था, लवा क्या था? वीटा एक्टिवा का शॉर्ट, वो उससे रिलेटेड 3 उसके कैटेगरीज, तो यहाँ पे लगा क्या है? लेबर, वर्क एंड एक्शन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा कि इन 3 को हैना एरेंट बहुत इंपॉर्टेंट मानती थी। अब ये आपके सामने कुछ बुक्स दे रखी है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की, आपको इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। अब हर बुक का नाम और हर बुक की डेट तो हम याद नहीं रख सकते, लेकिन वो बुक किसने लिखी है उस बेसिस पे हम इसको क्रोनोलॉजी में लगा सकते हैं। जैसे ये अगर मैं बताऊं, 1844 में कार्ल मार्क्स की ये बुक है, सबको पता होगा, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये अभी थोड़ी देर पहले मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट की है। अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ऑब्वियसली रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देन एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट, हीगल। देन ऑन लिबर्टी, जेएस मिल, ठीक है। अब इसके इनमें से हम देखें तो सबसे पुराने थिंकर कौन है? तो सबसे अगर पुराने थिंकर देखें तो कार्ल मार्क्स से भी पहले हीगल आए थे, क्योंकि हीगल से इंस्पायर होके कार्ल मार्क्स ने अपना आइडिया दिया था बाद में। लेकिन अगर आपको याद हो तो ये पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स भी इसको हम बोलते हैं, और ये जो थी वो यंग मार्क्स ने लिखी थी, मतलब ऐसा मार्क्स जो बहुत अपने इनिशियल स्टेजेस में, तब तक हीगल भी नहीं आए थे, बहुत पुरानी बुक है 1844, तो ये बुक पहले आनी चाहिए। तो ई, क्योंकि यंग मार्क्स की है। फिर कार्ल मार्क्स तो जो ओल्ड मार्क्स थे ना, वो हीगल से इंस्पायर्ड थे, तो ई हो जाएगा सबसे पहला। देन हमारा सी, एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट, फिर हीगल आए थे ऑब्वियसली, जब हम क्रोनोलॉजी एडुसीकर है या पॉल साइंस हेल्प या कहीं से भी आप पढ़ते हो तो इनका साथ, मतलब लाइन वाइज ये थिंकर मेंशन होता है। जैसे पहले पहले प्लेटो के बारे में सब कुछ लिखा होगा उस नोट्स में, फिर एरिस्टोटल के बारे में, फिर मैकेबली के बारे में, तो ये आपको नोट्स भी जो मिलते हैं कहीं से भी जब आप पढ़ते हो तो आपको क्रोनोलॉजी वाइज मिलते हैं, तो वहां से भी याद रख सकते हो। फिर इसके बाद आपका आती है मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट के बाद आपके आएंगे जेएस मिल। जेएस मिल के बाद रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अब ये है आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मल्टीकल्चरलिज्म की जो थ्योरी है वो हम चार्ल्स टेलर, विल्कम लिका, इन सब की पढ़ते हैं, फॉर दैट मैटर भी कुपारिक एज वेल। तो चार्ल्स टेलर ये हो गया, एंड डी का 2, तो डी का 2 इसमें ही है एक में। इकोलॉजिज्म ईएफ शूमैचर का है, दैट इज स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उनकी जो बुक थी, ठीक है, उसमें उन्होंने ये सारे इन्वायरमेंट आर्कियोलॉजी में हम ये थिंकर को पढ़ते हैं, तो सी का 1। फेमिनिज्म के लिए ऑब्वियसली बेल हुक्स है, ठीक है, और ये मैंने आपको ये जो थिंकर है बहुत डिटेल में, एंड्रयू हुविट की बुक,
जो मैंने करवाई रखी है अपने चैनल पे, ओपी गापा करवा रखी है, स्पेशली एंड्रयू हेवुड की बुक में ये थिंकर मेंशन थी, तो वो यूनिक थिंकर्स उसमें से आए रखे हैं। तो फेमिनिज्म बेल हुक्स का, और सोशलिज्म की थ्योरी जो बचे बाकी, थॉमस पिकेटी। ठीक है, तो ये आपके लिए नए थिंकर हो सकते हैं, बाकी तीन तो आपने सुने होंगे। तो जिसको नहीं पता तो थॉमस पिकेटी बिलोंग्स टू सोशलिज्म, तो अभी नहीं पता था अभी तक तो आप याद कर लो, लिख के याद करोगे तो ज्यादा बेटर है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा नोटपैड साथ में रखा करो, जब भी वीडियोस देखो या कुछ भी आप पढ़ाई करो तो लिखते रहो, जो याद हो नहीं हो रहा वो उसको एक बार लिख लो तो याद हो जाएगा। थॉमस पिकेटी सोशलिज्म के थिंकर है। अभी पॉलिटिकल थ्योरी का, जैसे ह्यूमन राइट्स की जो थ्योरी पढ़ते हैं उसमें आपको बताना है कि ह्यूमन राइट्स को किस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ह्यूमन राइट्स को क्रिटिसाइज किया जाता है इक्वेटिंग कलेक्टिविज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, क्योंकि ह्यूमन राइट्स कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअल को एक बराबर मानता है, कि जो इंडिविजुअल की ह्यूमन राइट्स है वो ही पूरे कलेक्टिव यानी सोसाइटी के ह्यूमन राइट्स है, और जो सोसाइटी के लिए ह्यूमन राइट्स है वो ही इंडिविजुअल पे भी लागू होंगे। तो ये दोनों को बराबर मानता है, इंडिविजुअल को एज अ सोसाइटी का पार्ट मानता है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी की तरह नहीं देखता। कौन? ह्यूमन राइट्स की थ्योरी। तो इसलिए इसका जो क्रिटिसाइज किया जाता है इसको इस बात की वजह से। तो इक्वेटिंग, एक होता है एलिवेटिंग, एलिवेटिंग होता है वो ऊपर, एक होता है इक्वेट करना, इक्वल। इक्वेटिंग इसका करेक्ट आंसर है, इक्वेटिंग कलेक्टिविज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। और यहाँ पे क्या लिखा है? एलिवेटिंग कलेक्टिविज्म अबव इंडिविजुअलिज्म, कि इंडिविजुअल से ऊपर वो कलेक्टिविज्म को मानता है, या कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअलिज्म को एक दूसरे के अपोजिट मानता है। तो ना वो किसी को एक दूसरे से ऊपर मानता है ना किसी को अपोजिट, बस इक्वल मानता है सबको। तो ह्यूमन राइट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइडियोलॉजीज पे है। जैसे अगर हम देखें तो जेंडर डिविजन्स की अगर हम बात करें तो जेंडर डिविजन्स की बात एक ही थ्योरी या एक ही आइडियोलॉजी करती है, वो है फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी। तो डी को अगर हम 3 से जोड़ें तो 2 और 3 में से हमारा आंसर बनना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें सी का 4 या सी का 2, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इग्नोर्स द लैक ऑफ डेमोक्रेसी इन इकोनॉमिक रिलेशंस। इकोनॉमिक रिलेशंस का रूढ़िवादी विचारधारा से कुछ लेना देना नहीं है, फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, स्टेटस को में मानते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं, ट्रेडिशंस की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स का तो इसमें नहीं है, तो सी का 2 हो सकता है। सी का 2 कौन? इकोनॉमिक रिलेशंस की बात कौन कर रहा है? मार्क्सिज्म, जिसमें हम इकोनॉमी को बेस बना के चलते हैं। अगर आपको याद होगा जब हम ये स्पेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इन सब की बात कौन कर रहा है? मार्क्सिस्ट। तो ये हो गया हमारा सी का 2, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए। बात करें मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर इनकैपेबल ऑफ इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट। अब इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा नहीं है क्योंकि सीधा हम डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जैसे अगर हम पहले की जो पीडीएफ अगर हम देखें तो उसमें मैंने टाइप किया हुआ था, तो उसमें इसमें जो क्वेश्चन पेपर में ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं, और है भी तो मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि इसमें क्यों नहीं टाइप कर रखा है नॉल, बट उतना ही बेनिफिट करेगा। एनालिसिस मेरा लेवल जो है उतना ही है जितना प्रीवियस ईयर 2023 तक था। फिर इसके बाद बात करें बी ऑप्शन कि जो ज्यादातर जो पॉपुलेशन होती है मेजोरिटी, वो अपने आप को सेल्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती। सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि सेल्फ रूल नहीं कर सकती, उनको कोई ना कोई चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें बी का 1, ये लिबरलिज्म बोलता है। ठीक है, इसलिए तो वो स्टेट को क्या बोलता है? स्टेट को वो नेसेसरी इवल बोलता है, कि स्टेट का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन अपने आप को खुद रूल नहीं कर सकती, उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो अपने डिसीजन अपने आप को खुद गवर्न कर सके। इसलिए लिबरलिज्म, स्टेट इज अ नेसेसरी इवल वाली लाइन से ये कॉन्सेप्ट उठाया गया है। फिर बात करें ए का 4, गवर्नमेंट रिक्वायर्स अ स्पेशल एलीट। गवर्नमेंट को एक स्पेशल एलीट्स की जरूरत होती है सरकार चलाने के लिए। तो ए का हो गया हमारा 4, दैट इज कंजर्वेटिविज्म। तो कंजर्वेटिविज्म के बारे में हमने पीवाईक्यू में बहुत सारी बातें की थी। अब उसी बहुत सारी बातों में एक बात और ऐड कर लो कि गवर्नमेंट जो स्पेशल एलीट की बात भी कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी या थ्योरी करती है। ये क्वेश्चन है हमारा कार्ल मार्क्स से। ठीक है, लॉ ऑफ डेलिक्टस जो कार्ल मार्क्स ने बताया था वो कौन सी थ्योरी में बताया था? तो आपको याद होगा सिर्फ एक ही थ्योरी थी, कल्चरल मटेरियलिज्म, जैसा कार्ल मार्क्स ने कुछ दिया नहीं था, इकोनॉमिक में नहीं दिया था, सोशल में नहीं दिया था, उन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ही दिया था, ऐसा और कोई मटेरियलिज्म है ही नहीं। तो थर्ड ही ऑप्शन हमारा सही बैठता है। और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी हम बहुत बार कर चुके हैं, जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म से लेकर कम्युनिज्म तक चलती है। डायलेक्ट्स क्या होते हैं? डायलेक्टिक्स मतलब दो लोगों के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन, जैसे उन्होंने बता रहे थे लॉर्ड सर्व्स, ठीक है, और एक तरफ होते थे पीजेंट्स, और दूसरी तरफ शायद फ्यूडल क्लास जो था, फ्यूडल वाली सोसाइटी। ठीक है,
जैसे जब कैपिटलिज्म आता है तो हैव्स और हैव्स नॉट्स वाली क्लास डेवलप होती है, तो डायलेक्टिक्स चलते हैं हर दो लोगों के बीच में, और यही हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में उन्होंने बताया था कि हर लेवल पे दो क्लासेस होती ही होती हैं, जैसे मास्टर और स्लेव्स वाली क्लास भी थी, है ना। अभी जॉन रॉल्स की बुक्स हैं, ठीक है, जॉन रॉल की बुक्स को आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि पहले उन्होंने कौन सी लिखी, फिर कौन सी, और फिर कौन सी। तो सबसे पहले उनकी जो सबसे पुरानी बुक है जॉन रॉल्स की, वो है जस्टिस एज फेयरनेस। जस्टिस एज फेयरनेस, आपको बस ये याद रखना है कि जस्टिस एज फेयरनेस सबसे पुरानी बुक है, तो आपको आंसर अगर कभी नेक्स्ट टाइम आता है तो इजी रहेगा। अब इसमें दो पहले आ रहा है। अब बात करें जस्टिस एज फेयरनेस के बाद, जो आखिरी बुक है वो है लॉ ऑफ पीपल्स, जो लेटेस्ट बुक थी। फिर बचा थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड पॉलिटिकल लिबरलिज्म। इनमें से अगर आपको याद रखना है तो जैसे जस्टिस वाली बुक पहले लिखी और दूसरी बुक भी उन्होंने जस्टिस पे ही लिखी, ठीक है, तो ऐसे याद रख लो। तो जस्टिस एज फेयरनेस एंड दूसरी बुक भी उन्होंने जस्टिस पे लिखी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो CBAD। फिर पॉलिटिकल लिबरलिज्म लिखा और लास्ट में लॉ ऑफ द पीपल्स लिखा, जो कि 1993 की बुक है, लेटेस्ट। सो अब देख लेते हैं शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस जो कि आए थे 2024 सितंबर वाले पेपर, वही जून में जो आपका एग्जाम होता है दिसंबर में, तो आपका ये सितंबर तक शिफ्ट हो गया था। तो शिफ्ट 2 3 से 6 का जो पेपर था पॉलिटिकल साइंस, इसमें हम देखते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के क्वेश्चंस। अब जैसे ये क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ जस्टिस हमें पता ही है जॉन रॉल्स की है, फिलोसफी ऑफ राइट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हीगल की है, टुवर्ड्स अ रैशनल सोसाइटी जर्गन हेबरमास की है, एंड स्टेट एंड रेवोल्यूशन अभी प्रीवियस ईयर में भी पढ़ा था, लेनिन की है। तो बस इसमें नई बुक रिपीट हुई जर्गन हेबरमास की, जो आपको याद रखनी है रैशनल सोसाइटी। तो जो हमारे हेबरमास थे वो जर्गन हेबरमास जो भी थे वो रैशनल थे, ऐसे याद रख लो। So now another question from Western political thought plus IR से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स अमंग नेशन IR की बुक है। तो अब ऐसे ये क्वेश्चन हमारा WPT का ही रहेगा। अगर मैं इसको जूम कर दूं तो आपको बताना है इसमें करेक्ट, ठीक है। तो मैरी वोllstonecraft ने इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन की बात की थी, सही। हैना अरेंट ने नाजिज्म और स्टालिनिज्म को एग्जामिन किया था अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में, ये भी सही है। एंटोनियो ग्राम्स्की ने ये फेमस बुक लिखी थी ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, तो ये ग्राम्स्की की बुक नहीं है, ये है माओ जेडोंग की बुक, या जिसको माओ से सुंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये उनकी बुक है, और ऑन वाली ज्यादातर सारी बुक्स जो है ऑन कॉन्ट्रडिक्शन, ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक, ये सारी माओ की है। देन फ्रांस फैनॉन की ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क है, रिच ऑफ द अर्थ है, ये कुछ फेमस बुक्स है, तो डी सही। ई पॉलिटिक्स अमंग नेशन एरिस्टोटल ने थोड़ी लिखी थी, पॉलिटिक्स अमंग नेशन तो हैंस जे मॉर्गनथॉर्न ने लिखी थी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पॉलिटिक्स अमंग नेशन का फुल बुक का नाम क्या है, स्ट्रगल फॉर डैश डैश, ठीक है। तो ये हो गया, ये सी और ई गलत, ए बी डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है इन थिंकर्स की। जैसे जॉन लॉक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का आइडिया देते हैं, जो कि सही बात है, ठीक है। ये मैंने आपको अपने प्रीवियस ईयर में भी बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का आइडिया, नहीं देखा तो अब देख सकते हो। फिर मॉन्टेस्क्यू का अगर बात करें तो वो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, which became the important feature of British Constitution। तो ये बात सही है कि मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया था, बट वो ब्रिटिश नहीं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में दिया था, तो ये गलत। देन जेरेमी बेंथम ने आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म दिया, सबको पता ही है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। देन जेएस मिल ने पॉपुलर पार्टिसिपेशन की बात की विद इंक्लूजन ऑफ वुमेन, ऑल्दो मिल वाज अ फेमिनिस्ट, बट ये नहीं था कि वो चाहता था कि बहुत ज्यादा वुमेन पार्टिसिपेट करे, ब्रॉडनिंग की बात की, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये डी नहीं, डी एक सेकेंड, आर्ग्यूड फॉर ब्रॉडनिंग द पॉपुलर पार्टिसिपेशन विद द इंक्लूजन ऑफ वुमेन, यस। जेम्स मिल वाज द पर्सन जो फेमिनिस्ट थे, और उन्होंने वुमेन को इंक्लूड करने की बात की थी, उनको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देने की बात की थी, तो आपका डी भी सही होगा। देन थॉमस हॉब्स ने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात की थी इन हिज क्लासिक वर्क फिलोसफी ऑफ राइट, तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात की थी, लेकिन क्या फिलोसफी ऑफ राइट थॉमस हॉब्स की बुक है? ये तो हीगल की बुक है, राइट। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत, तो आंसर होना चाहिए ए, सी एंड डी। अब हमारे हो गए हैं 2024 के सितंबर के क्वेश्चंस खत्म। अब दिसंबर 2024 में एग्जाम
जो शिफ्ट था वो हमारा जनवरी में हुआ था कहीं जाके, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का जनवरी में हुआ था और एक ही शिफ्ट में हुआ था इस बार एग्जाम, सबका शिफ्ट 2 में ही था। तो इसमें शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 नहीं है, शिफ्ट 2 में यानी कि 3 से 6 सारे पॉलिटिकल साइंस वालों का हुआ था जो ने इस बार दिया होगा। तो जनवरी 2025 के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं WPT से। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें भी, कम से कम 5-6 क्वेश्चन है बस, फिर हमारा सारा WPT कवर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं हीगल की। तो हीगल क्या क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ बात करेंगे। इतना सारा अभी तक हमने हीगल के बारे में पढ़ा, तो कभी हम वो इन्वायरमेंटलिस्ट तो थे ही नहीं बिल्कुल भी। तो ए तो वैसे ही हट गया, ये तीनों में से हट गया, तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा। और ये सारे हमने पढ़ भी रखा है। हीगल का डायलेक्टिक आइडियलिज्म सबको पता है, थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस की थ्योरी दी थी, सही है। फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट उनका बुक का नाम है, ये भी इजी है। देन कार्ल मार्क्स जो थे, ऑब्वियसली जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का जो इनका आइडिया था कार्ल मार्क्स का, वो हीगल के डायलेक्टिक आइडियलिज्म से इंस्पायर होके उन्होंने दिया था, राइट। तो इससे इन्फ्लुएंस तो थे ही। ये हो गया आपका BCDE करेक्ट, ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा खास है नहीं, ये सारे फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेडिकल फेमिनिस्ट जो है वो बात करते हैं ओवरटर्निंग ऑफ जेंडर अप्रेशन, कि जेंडर अप्रेशन को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, जड़ से उखाड़ के खत्म कर देना चाहिए। तो क्योंकि वो रेडिकल ही इसलिए लाए जाते हैं क्योंकि वो ओवरथ्रो करने की बात करते हैं, एक्सट्रीम सिचुएशंस की बात करते हैं, तो ये रेडिकल तो वही करेंगे, तो ये सही। दूसरा, मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग जो आइडियोलॉजी है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम डोमिनेंट क्लास का जो रूल है उसको लेजिटिमाइज कर सकते हैं। ये बात भी सही है, उन्होंने बोला था कि आइडियोलॉजी ही तो ऐसी चीज थी जिसकी वजह से जो डोमिनेंट क्लास थी हम पे रूल कर पाई, ठीक है। उनका जो रूल था उनको सब मानते थे, डोमिनेंट क्लास हमको एक्सप्लॉइट कर रही है, लेकिन फिर भी हम उनकी सारी बात ओबे कर रहे हैं, हमें वो नीचा दिखा रहे हैं, फिर भी हम ओबे कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी बहुत पावरफुल थी, इसलिए। तो बी भी सही। अकॉर्डिंग टू फासिज्म, पीपल शुड फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ द लीडर। फासिज्म के अकॉर्डिंग हमें अपने लीडर की बात माननी चाहिए, उनके डिक्टेटर जो होता है उसकी बात मानते हैं फासिज्म की थ्योरी में, जैसे हिटलर वगैरह जो थे। तो फिर ये भी सही। JS मिल जो है वुमेन के राइट्स के खिलाफ थे क्या? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि JS मिल फेमिनिस्ट थे और वो वुमेन के राइट्स की बात करते हैं और उनको इंक्लूसिव अप्रोच लेकर चलते हैं वुमेन की तरफ, तो डी गलत। टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग ऑर्डर कार्ल मार्क्स अपोज एनी आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन। भाई सबसे उल्टा ही स्टेटमेंट दे रखा है, कार्ल मार्क्स तो हमेशा रेवोल्यूशन की बात करते हैं ना, कि प्रोलेटरेट सारे आ जाओ, सारी वर्किंग क्लास आ जाओ और रेवोल्यूशन करो, तो ये तो गलत हो गया, पूरा अपोजिट लिखा हुआ, तो ABC इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले प्लीज आप कमेंट कर दो, इससे मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। नहीं तो फिर मेरा वीडियो जो है बहुत डिले हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के कमेंट आते नहीं है, मुझे समझ नहीं आता उनको ये सीरीज अच्छी लग रही है कि नहीं, एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर ये 1% भी आपके जो प्रिपरेशन है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है ये सीरीज, और आपको हेल्पफुल लग रहा है कि हाँ भाई हम सारा एनालाइज कर रहे हैं हर चीज, तो प्लीज डू कमेंट, और जो भी मैं पूछती हूँ तो आप उसका आंसर दिया करो। एक तो मेरे चैनल के एंगेजमेंट के लिए भी अच्छा है, मेरा चैनल भी ग्रो करेगा इसी बहाने, और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आ पाऊँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सॉरी, इसको रब कर लेते हैं। इनमें से किसने ये बोला था कि जो बोर्जुआजीज हैं उनके जो अजम्पशन है, उनकी जो वैल्यूज है, उनको ओवरथ्रो कर देना चाहिए बाय, कैसे हम बुर्जुआजीज को हरा सकते हैं? बाय राइवल प्रोलिटेरियन हेजेमनी। अगर प्रोलिटेरियट्स की हेजेमनी आ जाए, प्रोलिटेरियट्स कौन? वर्किंग क्लास, जिनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, अगर वो उनकी हेजेमनी आ जाए, जिनको वो बोलते हैं काउंटर हेजेमनी, ठीक है। और मैन्युफैक्चर ऑफ कंसेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ कंसेंट मतलब लोग उसकी बातों में माने। प्रोलिटरेट्स की हेजेमनी कैसे होगी? जब लोग उनको अपना कंसेंट देंगे कि ठीक है तुम हम पे रूल करो, हम तुमको उस चीज का कंसेंट देते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ कंसेंट। जब ये दो चीजें हो जाएंगी तो बुर्जुआ चीज तो है वो आराम से ओवरथ्रो हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएंगे, उनको हम निकाल फेंकेंगे। ये बात किसने बोली थी? राम मनोहर लोहिया? ऑब्वियसली नॉट, ये तो IPT के थिंकर है। गिडन्स भी नहीं, मिल तो ऐसा कुछ बोलते ही नहीं, ऑब्वियसली कोई मार्क्सिस्ट थिंकर ही है, नियो मार्क्सिस्ट, एंटीनियो ग्राम्स्की, ठीक है। ये इन्हीं की थ्योरी हेजेमनी और काउंटर हेजेमनी के लिए फेमस है, तो सिर्फ आपको कीवर्ड्स पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए था, थर्ड ऑप्शन। अच्छा बताओ, द ह्यूमन कंडीशन बुक किसने लिखी थी? बहुत इजी बुक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ह्यूमन कंडीशन किसकी बुक है। और यही आप हमारी सीरीज 2025 से लेकर 2017 तक के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से हम कवर कर चुके हैं, वैसे हम पॉलिटिकल थ्योरी के भी सब कुछ कवर कर चुके हैं। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।